गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है? ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है? स्टार्ट करें। और लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं सेशन। तो फर्स्ट क्लास में हमने ये समझा था इंजीनियरिंग सेफ्टी या इंडस्ट्रियल सेफ्टी का मीनिंग क्या है, सेफ्टी इंजीनियर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होनी चाहिए, रिस्क का क्या मतलब है, रिस्क असेसमेंट का क्या मतलब है, हैजार्ड का क्या मतलब है, हैजार्ड असेसमेंट का क्या मतलब है। ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हमने डिस्कस की थी। इसके बाद ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए भाई इंडस्ट्रीज वगैरह में जो वर्क काम कर रहे हैं वो उनका ऑक्यूपेशन है, तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के लिए भी क्या कुछ नेशनल या इंटरनेशनल रूल्स अवेलेबल हैं, जिसमें हमने इंटरनेशनल रूल में एक ISO 45001 स्टैंडर्ड की बात की। उससे पहले ओसास 18001 एक उस स्टैंडर्ड की हमने बात की। इंडिया के भी कुछ रूल बने हुए हैं, जैसे मैंने फैक्ट्री एक्ट 1948 का जिक्र किया था, माइन एक्ट का जिक्र किया था, उनके बारे में और हम आगे थोड़ी थोड़ी दो लाइन बात करेंगे। पर ISO 45001 ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, ओसास 18001 हमने पढ़ लिया। इंडिया वाले एक्ट के नाम बताए थे, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम आगे करेंगे। अभी फिलहाल हम बात करें ऑक्यूपेशनल, अगर इश्यूज की बात करें, कुछ बीमारियां कॉमनली जो हम जानते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कुछ ऑक्यूपेशनल डिजीज, भी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की हम बात कर रहे हैं, तो कुछ इंडस्ट्री फैक्ट्री ऐसे हैं जहां से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक बीमारियां वर्कर को हो जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एक बीमारी है सिलिकोसिस, सिलिकोसिस इसको हम सिलिको टीबी भी कह देते हैं, इसको हम सिलिको टीबी के नाम से भी जानते हैं, सिलिकोसिस या सिलिको टीबी। ये उन वर्कर्स को होगा जो उन फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज या उन एरियाज में काम कर रहे हैं, ऐसे ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए हैं जहां पर सिलिका डस्ट इन्वॉल्व है। सिलिका का जिस एरिया में इन्वॉल्व है वहां पर प्रॉब्लम सिलिकोसिस क्यों होगा। सिलिका का इस्तेमाल जैसे आप ग्लास मेकिंग में करते हो, तो ग्लास वाली जो इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज होंगी वहां पर सिलिकोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा क्ले का जहां पर काम है, मिट्टी का जहां काम हो रहा है, जैसे पॉटरीज है, कहीं मिट्टी के बर्तन बन रहे हैं, या सेरेमिक्स का जो काम है, आजकल तो डोर और फ्रेम वगैरह भी बन रहे हैं जहां सिलिका वगैरह का यूज करते हैं, तो सिलिका वहां भी इन्वॉल्व है। उसके अलावा फाउंड्रीज, फाउंड्रीज वगैरह भी सिलिका जहां जहां भी इस्तेमाल होगा, इंडस्ट्री फैक्ट्री मिट्टी के बर्तन ग्लास जहां जहां भी सिलिका आपको लगता है यूज होगा, वो सब जगह फाउंड्रीज वगैरह में भी, या जहां पे पत्थरों वगैरह में ब्लास्ट किए जाते हैं, माइंस, माइंस जहां पर है जहां जमीन से मिनरल निकाले जा रहे हैं, या डायनामाइट वगैरह लगा के पत्थरों में ब्लास्ट किए जा रहे हैं, वहां भी सिलिका हवा में उड़ेगी। तो जो वर्कर वहां पर डे टू डे लाइफ में जो वहां काम कर रहे हैं, सिलिका पार्टिकल बॉडी में जा जाकर लंग्स को क्या करेगा, ब्लॉक कर लेगा। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है हमारा, रेस्पिरेशन का जो रास्ता है, श्वसन तंत्र है, उसको ब्लॉकेज करने लगेगा। तो ये प्रॉब्लम को हम कहते हैं सिलिकोसिस या सिलिको टीबी। तो बार बार जब हम ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन बीमारियों पे बनता है कि भाई किस तरह के वर्कर्स को किस तरह की प्रॉब्लम के ज्यादा चांस होते हैं। तो यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना रहती है पूरी, बहुत बार आए भी हैं। तो सिलिकोसिस, सिलिको टीबी के नाम से भी जाना जाता है, ये प्रॉब्लम होगी कॉज ड्यू टू लॉन्ग टर्म। ये टॉपिक आप लिख लो, 4-5 बीमारियों के नाम लिखवा रहा हूं, ये लिख लो। उसके बाद नोट्स में जो लिखा हुआ काफी मैटर आपको मिल जा रहा है, कुछ कुछ चीजें लिखनी है बस, ठीक। 4-5 बीमारियों के नाम लिखवा रहा हूं, ये आप नोट कर लीजिएगा, पहले मैं लिख देता हूं। तो सिलिकोसिस या सिलिको टीबी कॉज ड्यू टू लॉन्ग टर्म इनहेलेशन ऑफ सिलिका बेस्ड डस्ट या सिलिका पार्टिकल्स।
कॉज ड्यू टू लॉन्ग टर्म इनहेलेशन ऑफ सिलिका पार्टिकल्स। सिलिका पार्टिकल्स बॉडी में जाकर रेस्पिरेशन जो ट्रैक्ट है हमारा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उसको ब्लॉक करने लगेगा, श्वसन तंत्र को ब्लॉक करने लगेगा। तो एक बीमारी हो गई सिलिकोसिस, सिलिको टीबी के नाम से भी जाना जाता है। सिलिका पार्टिकल का डिपोजिशन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारे श्वसन तंत्र में श्वसन नली को जाम करने लगेगा। ये मेनली अफेक्ट, ये किस तरह के वर्कर को ज्यादा प्रभावित करता है? इट मेनली अफेक्ट्स वर्कर्स ऑफ ग्लास इंडस्ट्रीज, इसके अलावा फाउंड्रीज में क्या होता है, जहां मेटल वगैरह मेल्ट किए जाते हैं, अलग अलग शेप वगैरह उनको दी जाती है वहां पर। इसके अलावा माइन वाले जो वर्कर हैं उनको अफेक्ट करेगा। क्ले, मिट्टी का जहां काम हो रहा है, पॉटरीज, मिट्टी के बर्तन वगैरह जहां बन रहे हैं, या सेरेमिक वाली जो इंडस्ट्रीज हैं इसमें भी सिलिका इन्वॉल्व है। पत्थरों में जहां ब्लास्ट वगैरह किया जाता है, ब्लास्टिंग एक्टिविटी जहां होती है वहां भी इन्वॉल्व होगा। तो किस तरह के इंडस्ट्री वर्कर या ऑक्यूपेशन के लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है? ग्लास इंडस्ट्री के वर्कर को भी अफेक्ट करेगा, माइंस उसको भी अफेक्ट करेगा, क्ले, पॉटरीज, फाउंड्रीज। ब्लास्टिंग एक्टिविटी का मतलब है पत्थरों वगैरह में जहां ब्लास्ट किए जाते हैं, ब्लास्टिंग जहां की जाती है उनको ही प्रभावित करेगा, एक्सेट्रा। तो जहां जहां सिलिका का इन्वॉल्वमेंट है, उस तरह के कामों में जो वर्कर इन्वॉल्व है जहां सिलिका जुड़ी हुई है, सिलिका का जहां पर इन्वॉल्वमेंट है, तो जो भी वर्कर ऐसे कामों में इन्वॉल्व होंगे, जैसे स्टोन माइनिंग, पत्थर की खदानों में जो काम कर रहे हैं, स्टोन माइंस को कहते हैं क्वेरीज कहते हैं उनको। स्टोन्स जो है, स्टोन रिलेटेड वर्क में जो इन्वॉल्व है वहां भी सिलिका इन्वॉल्व है। तो सिलिकोसिस, लंबे समय तक बॉडी में सिलिका पार्टिकल अगर जाएंगे, इनके डिपोजिशन के कारण होगा सिलिकोसिस। ये मेनली ग्लास इंडस्ट्री वर्कर को, फाउंड्रीज का जो काम होता है, फाउंड्री जिसको नहीं पता वो नोट कर ले, मेटल वगैरह जहां मेल्ट किए जाते हैं, मेटल को अलग अलग शेप वगैरह देने का काम करते हैं। तो मेटल फाउंड्री वगैरह वर्ड सुना होगा आपने, फाउंड्री जहां मेटल को मेल्ट वगैरह किया जाता है। माइंस तो पत्थर की भी हो सकती हैं, स्टोन माइंस को क्वेरीज कहते हैं, मैं लिख देता हूं अभी। उसके बाद मिट्टी का जहां कोई काम हो रहा है, मिट्टी के बर्तन बन रहे हैं, पॉटरीज मतलब मिट्टी के बर्तन बनना, सेरेमिक इंडस्ट्री जो है, ब्लास्टिंग, पत्थरों में जहां ब्लास्ट वगैरह किया जा रहा है, पत्थर निकाले जा रहे हैं। स्टोन माइंस को एक स्पेसिफिक नाम से जाना जाता है, क्वेरीज। कहीं पर अगर ये शब्द इस्तेमाल हो तो कंफ्यूज मत होइएगा, स्टोन माइंस को ही कहते हैं, क्वेरीज का मतलब है स्टोन माइंस। और क्वेरिंग वो प्रोसेस है जिससे पत्थर निकाला जाता है। तो ये क्वेरिंग क्या है? क्वेरीज पत्थर की खदानें हैं, और क्वेरिंग प्रोसेस है जिससे पत्थर निकाला जाएगा। तो क्वेरीज है पत्थर की खदानें, और क्वेरिंग वो प्रोसेस है जिससे पत्थर को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। क्वेरिंग प्रोसेस है टू एक्सट्रैक्ट स्टोन्स। तो पत्थर की खदानों को क्वेरीज कहते हैं, वहां से जो स्टोन आप निकाल रहे हैं उस प्रोसेस को क्वेरिंग कहते हैं। अच्छा, खदान से पत्थर निकलेगा तो वो प्रॉपर शेप में तो निकलेगा नहीं। जैसे मार्बल निकाल रहे हैं आप, तो मार्बल आप निकाल रहे हैं, क्या प्रॉपर शेप में निकलेगा क्या वो? तो उसको प्रॉपर शेप देनी पड़ेगी जिससे आप ट्रांसपोर्टेशन कर पाओ, ट्रक वगैरह में उसको लोड कर पाओ। टेढ़ा मेढ़ा होगा तो कैसे आप लोड कर पाएंगे, कैसे ले जा पाएंगे? तो उसको प्रॉपर एक शेप दी जाती है। शेपिंग करने को कहते हैं ड्रेसिंग। पत्थर निकालने के बाद ड्रेसिंग करते हैं, ड्रेसिंग, टू शेपिंग द स्टोन स्लैब। स्टोन का जो स्लैब है उसको शेप देंगे। ईएससी का क्वेश्चन है ये, ईएससी का क्वेश्चन है। पत्थर की खदानों से पत्थर को निकालने के बाद जो शेप दी जाती है उसे क्या कहते हैं? क्वेरिंग कहते हैं कि ड्रेसिंग कहते हैं? उसको ड्रेसिंग कहते हैं। पत्थर निकालना क्वेरिंग, उसको शेप देना ड्रेसिंग। ये अलग से कहीं नोट कर लो सवाल। पत्थर की खदानों को क्वेरीज कहते हैं, पत्थर की खदानों को क्वेरीज कहते हैं। इन खदानों से पत्थर को निकालना क्वेरिंग प्रोसेस कहलाता है। क्वेरिंग प्रोसेस है टू एक्सट्रैक्ट स्टोन। अब पत्थर को निकालने के बाद उसको शेप देनी पड़ेगी ताकि ट्रांसपोर्टेशन हो सके,
तो उसको ड्रेसिंग कहते हैं। शेप देने को, शेप देंगे जिससे वो ट्रांसपोर्ट हो सके आसानी से, तब उसको ड्रेसिंग कहेंगे। टू शेप अप द स्टोन स्लैब which helps for easy transportation. Which helps for easy transportation. कोई नोट कर रहा है, नोट करो, फिर अगला पॉइंट लिखें। तीन शब्द बताए। क्वेरीज पत्थर की खदानों को कहते हैं। क्वेरिंग पत्थरों को निकालना खदानों से, जैसे मार्बल, फिर उसको शेप देना जिससे आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सको, उसको ड्रेसिंग कहते हैं। तो तीन शब्दों के मतलब ये हो गए। कोई लिख रहा है या फोटो खींच रहा है तो उसको स्नैपशॉट लो, फिर हम आगे बढ़े। लिख रहे हो तो लिखो। प्रीलिम्स में जो आपका थर्मोडायनेमिक्स या मेजरमेंट वगैरह आएगा, वो टेक्निकल सब्जेक्ट पूरा मत पढ़ने लगना। इसीलिए मैंने फोल्डर से आपके वो भी हटाया, भी इसलिए हटाया कि पूरा मत पढ़ने बैठ जाना। वो सब्जेक्ट स्टार्टिंग में नहीं करना आपको अभी। तो थर्मो हम 1-2 दिन में शुरू करवा देंगे प्रीलिम्स स्पेसिफिक के हिसाब से। अब 40-50 घंटे टेक्निकल मैकेनिकल में थर्मो होता है, उतना आपको थोड़ी पढ़ना है, आपको 15-20 घंटे मुश्किल से पढ़ना होगा। तो परसों से वो स्टार्ट करा रहा हूँ, थर्मो स्टार्ट हो जाएगा 2 दिन के बाद। तो प्रीलिम्स में जो आपके 22 टॉपिक हैं उसके अकॉर्डिंग ही कराया जाएगा, पहले से आपको परेशान नहीं होना है। जो मैंने सब्जेक्ट कहा था स्टार्ट करो, उनको पहले पढ़ना शुरू कर दो। थर्मो है, मेजरमेंट है, जब तक आप 2-4 सब्जेक्ट निपटाओगे तब तक वो स्टार्ट हो चुके होंगे। नीतीश, मेरे माइंड में है वो सारी चीजें। मैं कह रहा हूँ जो टॉपिक, जैसे एथिक्स पूरा करना है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना है, आईसीटी करना, उसमें चेंज नहीं होगा और वो उतना पढ़ना ही है। वो सब एरिया कंप्लीट करते चलो, बाकी लाइव में भी चल रहा है। अभी जो टेक्निकल वाले जैसे थर्मो है, अब मैकेनिकल के लिए थर्मो दिक्कत नहीं है, सिविल इलेक्ट्रिकल वालों को थर्मो उतना ही करना है जितना एग्जाम के मतलब का प्रीलिम्स के लिए। तो परसों से स्टार्ट करा देंगे, नए लेक्चर्स करवाएंगे। मेजरमेंट भी उतना ही जरूरत है उतना ही कराएंगे। अननेसेसरी टेक्निकल वाला अदर ब्रांच को नहीं पढ़ना। जैसे सिविल वाले को सिविल आसान लग रहा है, पर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए उतना ही करना है जितना मतलब का है। तो उसी हिसाब से टेक्निकल को कवर करेंगे। अभी परेशान मत होइए उसके लिए। मतलब काफी जो प्रीलिम्स का टॉपिक है फिल्टर हो जाएंगे टेक्निकल वाले एरिया। और इकोलॉजी एनवायरनमेंट, कुछ लोग कह रहे हैं सर बड़ा एरिया है। बड़ा नहीं, उसमें बहुत सारी चीजें कवर हो रही हैं। इकोलॉजी एनवायरनमेंट में आपको क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट, वाटर के भी कुछ टॉपिक आ जाते हैं। बहुत सारे एरिया कवर करता है वो, और हर एग्जाम में आता है। फिर आपके 25 क्वेश्चन जीएस है, उसमें भी एनवायरनमेंट पूछ सकता है, मेंस में भी, प्री में भी। तो एनवायरनमेंट बहुत क्रूशियल एरिया है किसी भी एग्जाम के लिए। अगर एक बार पढ़ लोगे तो जिंदगी भर एनवायरनमेंट याद रखोगे। अगर रिकॉर्डिंग से कोई एनवायरनमेंट देख रहा है तो उसमें चैप्टर 2 में एक सिर्फ अपडेशन का पार्ट होता है। टाइगर रिजर्व नया कौन सा बन गया, वेटलैंड कौन सा नया बन गया, बाकी सब है उसके अंदर। ठीक है, ये लिख लिया, आगे बढ़े। थोड़ा सा मैंने बता दिया क्योंकि एक आध बच्चे का मैसेज था, सर थर्मो के लेक्चर बहुत दिख रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ उनको भी नहीं करना, वो हटाया भी है मैंने इसीलिए। जो नए लेक्चर में ऐड करवाऊंगा वो देखो, बस पुराने हटा दो, मत करो उसको। प्रीलिम्स स्पेसिफिक ही करा देंगे, खत्म काम। एनवायरनमेंट में हिमांशु करना चाहो चैप्टर 3 चैप्टर 5 कर सकते हो। मैं लाइव में भी कराऊंगा तो वही एरिया कवर होगा दोबारा से। चैप्टर 3 चैप्टर 5 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा आपके सिलेबस से कनेक्ट हो रहा है। बाकी लाइव में तो मैं कराऊंगा जरूर। अगले पॉइंट पर आए। इन्वायरमेंट चाहो तो पूरा भी कर सकते हो, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है बहुत जगह आपको हेल्प करने वाला है। कई जगह वो हेल्प करेगा। इन्वायरमेंट चाहो तो कर सकते हो, अगर कोई रिकॉर्डिंग से भी करना चाहे कोई दिक्कत नहीं है। अगली डिजीज की बात करें, ये लिख लिया ना भाई, जो पहला पॉइंट बताया हो गया कंप्लीट। अगले पे चले। पहली बीमारी बताई सिलिकोसिस, ये लिखना था। ये जो पार्ट अभी लिख रहा हूं ये लिखना है नोट्स में। पहला ये हो गया कंप्लीट। एथिक्स वगैरह अगर किसने स्टार्ट किया होगा, सब्जेक्ट बड़ा एंजॉय कर रहा होगा, नई ज्ञान की प्राप्ति हो रही होगी उसके अंदर। ये क्वेरीज बताया, नोट हो गया। अगर एथिक्स किसने शुरू किया होगा तो लेक्चर बड़ा एंजॉय कर रहे होंगे, या एनवायरनमेंट पढ़ रहे होंगे तो भी।
चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो ऑक्यूपेशनल डिजीज एक हमने बात कर ली सिलिकोसिस के बारे में। दूसरा ऑक्यूपेशनल डिजीज मैं आपको बताऊं, एक बीमारी है बिसिनोसिस। बिसिनोसिस बिसिनोसिस इसको एक और नाम से भी जाना जाता है ब्राउन लंग डिजीज। लंग मतलब क्या? फेफड़े। ब्राउन लंग डिजीज इस नाम से भी इसको जाना जाता है। बिसिनोसिस ये कॉटन फाइबर वगैरह जो से कारपेट कहीं बनती है, ब्लैंकेट बन रहा है, कारपेट बन रहा है, टेक्सटाइल का कहीं काम हो रहा है, तो जो उसके फाइबर वगैरह हवा में उड़ने के कारण जो वर्कर वहां काम कर रहे हैं, ये जो पार्टिकल्स है, ये जो थ्रेड्स वगैरह हैं, इसके बिल्कुल छोटे रूप ये जाकर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जमा होने लगते हैं। तो ये जब भी प्रॉब्लम आए, सीधे सीधे ऑप्शन में देखो कॉटन फाइबर या टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ लिखा है, ये उसकी प्रॉब्लम है। और बिसिनोसिस नाम से ना भी पूछे तो ब्राउन लंग नाम से आ जाएगा, एक ही बीमारी है बिसिनोसिस, या इसको ब्राउन लंग डिजीज कह देते हैं। ये अफेक्ट करता है टेक्सटाइल वर्कर को। होता क्यों है? कॉज ड्यू टू लॉन्ग टर्म inhalation of cotton fibers, flax या hemp एक्सेट्रा। मतलब जो ये कॉटन से जुड़ी हुई चीजें फाइबर वाइबर के उड़ने से ये बॉडी में जमा होता जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। इट मेनली अफेक्ट टेक्सटाइल वर्कर्स। इट मेनली अफेक्ट टेक्सटाइल वर्कर्स। तो टेक्सटाइल वर्कर्स को प्रभावित करता है बिसिनोसिस। तो पहली बीमारी सिलिकोसिस हमने बताई, वो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर रहा था, और बिसिनोसिस भी रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। बिसिनोसिस तो फाइबर, फ्लैक्स, हेम्प ऐसे कुछ पार्टिकल फाइबर से जुड़े हुए जो लंबे समय तक रेस्पिरेटरी सिस्टम को जाकर जाम कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, तो टेक्सटाइल वर्कर में ये प्रॉब्लम देखी जाती है, बिसिनोसिस। और ये जो बीमारियां हम लिख रहे हैं, ये बॉडी के किस पार्ट को अफेक्ट कर रही हैं? अगर ये सवाल आ जाए तो आप कह सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को। ये बीमारियां अफेक्ट कर रही हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को। टेक्सटाइल, जहां टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगर आपने कभी देखी हो दीपक, उसमें कई तरह के डस्ट पार्टिकल इन्वॉल्व हैं। कॉटन फाइबर भी है, हेम्प का हिंदी मीनिंग देख लो क्या कहते हैं, हेम्प, फ्लैक्स, कॉटन के थ्रेड के छोटे टुकड़े, इस तरह की कई चीजें, ये उसी से रिलेटेड है। हिंदी मीनिंग इसका देख लो क्या कहते हैं, हिंदी मीनिंग देख लो, फ्लैक्स, हेम्प, फाइबर, कॉटन से जुड़े हुए चीजें बेसिकली हम बात कर रहे हैं। बिसिनोसिस। अगला पॉइंट, एक बीमारी है एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस ये किससे होता है? कॉज ड्यू टू, नाम में लिखा हुआ है, कॉज ड्यू टू लॉन्ग टर्म inhalation of asbestos particles। एस्बेस्टस क्या होता है? एस्बेस्टस एक नॉन कंडक्टिंग, नॉन कोरोसिव मटेरियल है। नॉन कंडक्टिंग, नॉन कोरोसिव मटेरियल, नॉन कंडक्टिंग, नॉन कोरोसिव मटेरियल। एस्बेस्टस का इस्तेमाल आपने देखा होगा, एस्बेस्टस का इस्तेमाल आपने देखा होगा, जैसे पुराने समय में या अभी भी कहीं कहीं छत बनाते हैं, ऐसे वेव वाली छत बनती है, बोल देते हैं सीमेंट की चद्दर है ये, एनिमल को रखने के लिए या गांव में बाहर वगैरह बैठने के लिए एस्बेस्टस की शीट इस्तेमाल कर लेते हैं। पुराने क्वार्टर भी देखोगे गवर्नमेंट वगैरह के, तो एस्बेस्टस के पाइप यूज होते थे, एस्बेस्टस के पाइप इस्तेमाल होते थे। तो एस्बेस्टस का इस्तेमाल छतों में, पाइपों में, इन सब जगहों पर किया जाता था। तो एस्बेस्टस जहां यूज हो रहा है वहां भी अब ये भी हार्मफुल है। एस्बेस्टस के पार्टिकल बॉडी में जाके ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करते हैं। तो एस्बेस्टस का जहां पर इस्तेमाल हो रहा है वहां बीमारी होगी एस्बेस्टोसिस। कैसा दिखता है एस्बेस्टस? इमेज देखना चाहो तो ये देखो, इसमें दिखाता हूं मैं। एस्बेस्टस शीट वगैरह आपने देखी होंगी, सभी ने देखा होगा ये।
ये गांव वगैरह में इस तरह की चादर देखी है बनी हुई छतें, ये सीमेंट की चादर बोल देते हैं, ये एस्बेस्टस शीट है बेसिकली। तो पाइप बनाने में, छतें बनाने में इस्तेमाल करते थे। तो जहां ये बन रहा है, वर्कर जो इन्वॉल्व है इनको बनाने में, वहां पे एस्बेस्टस पार्टिकल के कारण एस्बेस्टोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। और एस्बेस्टस एक नॉन कंडक्टिंग नॉन कोरोसिव मटेरियल है। एस्बेस्टस के बाद 3 बीमारियां हो गई। चौथी हम बात करें, एक बीमारी है न्यूमोकोनियोसिस। न्यूमोकोनियोसिस, इसको कहा जाता है ब्लैक लंग डिजीज। बिसिनोसिस था ब्राउन लंग, ये है ब्लैक लंग डिजीज। ब्लैक लंग डिजीज किससे संबंधित होगा, एनी आइडिया? ब्लैक लंग नाम से ही काफी लोग बता सकते हैं। मोहम्मद जाहिद, आप ऐप के ऊपर चैट बॉक्स में अपना मैसेज कर भेज सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक कई बार भेजे हुए हैं मैंने। कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं मैंने, टेलीग्राम भी है, मेल आईडी भी है, ऐप के ऊपर भी चैट बॉक्स है, लाइव क्लास में भी पूछ सकते हैं। तो ब्लैक नाम से समझ आ रहा है कि सर कोल लग रहा है हमें ना। न्यूमोकोनियोसिस या ब्लैक लंग डिजीज कॉज ड्यू टू long term inhalation of coal dust, long term inhalation of coal dust। तो इसका मतलब कोल माइंस वर्कर को मेनली अफेक्ट करता है। इट मेनली अफेक्ट कोल माइन वर्कर, इट मेनली अफेक्ट कोल field workers and coal based industries workers, coal based industries workers। तो न्यूमोकोनियोसिस कोल के कारण। तो लंबे समय तक कोल की डस्ट जाकर रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करेगी। तो कोल फील्ड वर्कर जहां कोल माइंस हैं वहां, और कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज वर्कर उनको अफेक्ट करेगा। या कोल का कहीं पे कोल बर्निंग है तो उसका स्मोक भी तो हार्मफुल है, उससे पार्टिकल जा रहे हैं बॉडी में। भाई जहां कोल फील्ड वर्कर है या कोल वाली कुकिंग कहीं पर हो रही होगी, कोल जहां पर यूज हो रहा होगा, चाहे कोल माइनिंग में कोल पार्टिकल आ रहे हो, चाहे आपने कोल को जलाया है तो पार्टिकल आ रहे हो। भाई कोल माइंस निकालो, कोल माइन से कोल निकालोगे तो भी पार्टिकल जाएंगे। कोल को कहीं जलाया जाएगा, उसका स्मोक भी हार्मफुल है। तो न्यूमोकोनियोसिस कॉज ड्यू टू लॉन्ग टर्म इनहेलेशन ऑफ कोल डस्ट और स्मोक, कोल स्मोक। स्मोक में भी बेसिकली हम कोल बेस्ड स्मोक की बात कर रहे हैं। कोल डस्ट हो या कोल बेस्ड स्मोक हो, दोनों बात सही है। तो कोल फील्ड वर्कर या कोल बेस्ड इंडस्ट्री वर्कर को यह प्रभावित करता है। न्यूमोकोनियोसिस बीमारी का नाम है। यह भी एक रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही प्रभावित करता है ये भी, न्यूमोकोनियोसिस। न्यूमोकोनियोसिस वर्ड से ना पूछे तो ब्लैक लंग वर्ड यूज करेगा। बिसिनोसिस, बिसिनोसिस नाम से ना पूछे तो ब्राउन लंग वर्ड यूज करेगा। दूसरा नाम भी जानना जरूरी है। आगे बढ़े। एक बीमारी और, इसका नाम है सिड्रोसिस। सिड्रोसिस, सिड्रोसिस। इसको सिड्रोसिस किसके कारण होता है, कोई बता सकता है? कोई भी आइडिया? एक और मालूम है किसी को? हीमाटाइट, मैग्नेटाइट, उसी में एक और होती थी सिडराइट। हीमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट, ये सब किसके और के नाम होते थे? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट, ये किसकी ओर्स हैं? सिडराइट अगर नाम पता हो, आयरन, वेरी गुड। तो सिड्रोसिस या इसको वेल्डर डिजीज भी कह देते हैं। वेल्डर डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। वेल्डर वर्ड आया वेल्डिंग से। वेल्डिंग करते समय भी जो फ्यूम्स आते हैं, जो उसका धुआं भी आता है, आयरन पार्टिकल से जुड़ी प्रॉब्लम है ये सिड्रोसिस। कॉज ड्यू टू long term
inhalation of iron particles or fumes affect iron field workers, iron based industries workers, आयरन बेस्ड इंडस्ट्रीज वर्कर्स, वेल्डिंग वर्कर्स, वेल्डिंग काम में जो इन्वॉल्व है वहां पर भी होता है, इनको बीमारी होती है सिड्रोसिस या वेल्डर डिजीज भी कह देते हैं। क्लियर है? सिड्रोसिस या वेल्डर डिजीज। अच्छा, अगर न्यूमोसिड्रोसिस वर्ड यूज कर दे तो भी यही है। अगर न्यूमोसिड्रोसिस वर्ड लिख दे, बस सिड्रोसिस वर्ड ध्यान रखना, सिड्रोसिस लिख दे या वेल्डर डिजीज लिख दे या न्यूमोसिड्रोसिस भी कह दे, एक ही बीमारी, कुछ और नहीं है, यही बीमारी है, यही बीमारी है, सिड्रोसिस ही है। न्यूमोसिड्रोसिस वर्ड भी यूज कर सकता है, प्रॉब्लम यही है, आयरन वाली, आयरन पार्टिकल के कारण होता है ये। अभी जो भी मैंने आपको 5 बीमारियों के नाम बताए, सिलिकोसिस की हमने बात की, एस्बेस्टोसिस की बात की, बिसिनोसिस की बात की, न्यूमोकोनियोसिस और सिड्रोसिस, ये 5 बीमारियां हमने बात की हैं और पांचों की पांचों अभी हमने ये कहा किस पार्ट को अफेक्ट कर रही हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम है। ये जो भी बीमारियां यहां हमने आपको बताई हैं, ये सारी की सारी प्रॉब्लम है रेस्पिरेटरी सिस्टम वाली। तो ऑक्यूपेशनल डिजीज मैंने जो आपको बताई, ये फिलहाल रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित कर रही हैं। ऑक्यूपेशनल डिजीज, ये जो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, इट अफेक्ट्स which body part? It affects our respiratory system. Respiratory system. It affects our respiratory system. वे सभी लंग्स को प्रभावित कर रही हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित कर रही हैं। यहां तक लिख लिया सभी ने? कोई पॉइंट रह गया किसी का तो बताएं। ऑक्यूपेशनल डिजीज पांचों लिख ली सभी लोगों ने, कोई पॉइंट किसी का रह गया तो बताएं, फिर हम आगे बढ़ें। कोई कुछ लिख रहा है या फोटो नहीं खींच पाए हैं तो बताएं, फिर हम आगे बढ़ें। ये नोट करना था। अब इसके आगे मैंने आपको पीडीएफ जो आज दी है, अगला टॉपिक हमारा डिस्कशन का है फायर सेफ्टी। सेफ्टी के नाम पे किसी को कुछ समझ आता हो नहीं आता हो, किसी को कोई सिलेबस का पता हो या ना हो, इन जनरल एक बात सभी कह देंगे, फायर सेफ्टी तो पढ़ना है ना। एक बात सब कह देंगे, भाई सेफ्टी में कुछ पता हो ना पता हो। जैसे मैंने तो आपको बताया, भाई सेफ्टी के नेशनल एक्ट भी काम मतलब का है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी देखने हैं, सेफ्टी का किन किन ऑक्यूपेशन से मतलब है वो भी समझना है, ये सब सेफ्टी का पार्ट है। अब फायर सेफ्टी एक ऐसा टॉपिक है जो कोई भी सेफ्टी दुनिया में पढ़ाएगा, फायर सेफ्टी पहले ही दिमाग में आ जाएगा, फायर सेफ्टी तो सर मतलब का है, पहले वही देख लेते हैं। उसमें भी हमें क्या क्या समझना है फायर सेफ्टी में, चर्चा करते हैं। पहले ये लिखने का काम खत्म करो। कह तो रहा हूं फोटो खींच लो, इतने लिख पा रहे हो तो क्लास के बाद नोट कर लेना है, साथ में लिख लो। बलराम गुप्ता, ये वाला पार्ट कह रहे हैं आप, एस्बेस्टोसिस वाला। एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, एस्बेस्टस में भी सिलिका कंटेंट होता है या नहीं? एस्बेस्टस शीट वगैरह जो होती है, सिलिका कंटेंट वहां भी है या नहीं है? बताएं जरा, कोई मैकेनिकल वाले भी होंगे। एस्बेस्टस में सिलिका कंटेंट होता है कि नहीं होता?
क्या हम कह सकते हैं कि एस्बेस्टस एक सिलिकेट मटेरियल ही है? क्या ये भी एक सिलिकेट मटेरियल है? तो मटेरियल में भी आप लिख रहे हो तो इसको लिख लो फाइब्रस सिलिकेट मटेरियल होता है ये। और स्पेसिफिक अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो नॉन कंडक्टिंग नॉन कोरोसिव फाइब्रस सिलिकेट मटेरियल ये है। एस्बेस्टस है नॉन कंडक्टिंग नॉन कोरोसिव फाइब्रस सिलिकेट मटेरियल। और स्पेसिफिक लिखना है तो ये लिख सकते हो। तो याद क्या रखना, सिलिकोसिस सिलिका बेस्ड, वहां हमने पढ़ा एस्बेस्टस एस्बेस्टोसिस एस्बेस्टस, बिसिनोसिस टेक्सटाइल वर्कर्स, न्यूमोकोनियोसिस कोल, सिड्रोसिस आयरन। सीधा सीधा क्वेश्चन ये हो गया, किस तरह के वर्कर को क्या अफेक्ट करता है। ये क्वेश्चन कंप्लीट। अगले पॉइंट पर आए। एक क्वेश्चन आ सकता है इसमें से, किन वर्कर्स को कौन सी प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन आ सकता है ये। अब आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हेडिंग डालो फायर सेफ्टी। फायर सेफ्टी एक बात बताओ, फायर कहीं पर हो रही है, आग कहीं पर लग रही है, तो इसके होने के लिए 3 फैक्टर, इनफैक्ट एक चौथा फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है, उसके बिना फायर नहीं हो सकती। 3 फैक्टर और एक चौथा भी फैक्टर इन्वॉल्व होता है, उसके बिना फायर नहीं हो सकता। इस कंसेप्ट को हम कहते हैं फायर ट्रायंगल। आग के होने का जो रीजन है, आग के लगने का जो रीजन है, फायर ट्रायंगल, जिसमें 3 फैक्टर होंगे तभी आग लग सकती है। ठीक है, 3 फैक्टर में क्या क्या होना चाहिए आग होने के लिए? पहले हमें समझ आए कि फायर होती क्यों है, उसके बाद ही तो हम कंट्रोल की बात कर पाएंगे। आग होने के लिए जो 3 चीजें इन्वॉल्व हैं फायर ट्रायंगल, उसमें एक तो ऑक्सीजन की सप्लाई है, एक तो ऑक्सीजन की सप्लाई, दूसरा आपके पास होना चाहिए कोई सोर्स होना चाहिए जहां से हीट आ रही हो। तो एक फैक्टर तो हीट है, एक आपका ऑक्सीजन है, और एक कोई सोर्स इन्वॉल्व होगा, कोई फ्यूल इन्वॉल्व होगा। सोर्स या कह लो फ्यूल को इन्वॉल्व है, और ये सब संपर्क में जब आएंगे तो क्या होगा, चौथा जो फैक्टर मैं बोल रहा हूं, इनके बीच में होगी केमिकल रिएक्शन। इनके बीच में होगी केमिकल रिएक्शन, तो ही जाके फायर प्रोड्यूस होगी। ये तो सबको समझ आ रहा है। ऑक्सीजन हीट कंपोनेंट, फ्यूल सोर्स कैरोसिन हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, लिकर हो, कोई ना कोई सोर्स वहां पर हो, हीट सोर्स ऑक्सीजन, ये 3 कंपोनेंट हैं। अगर किसी तरह से ये कांटेक्ट में आ गए, संपर्क में आ गए और केमिकल रिएक्शन हुई, चौथा कंपोनेंट केमिकल रिएक्शन है, तो फायर का रूप ले लेगा। तो अगर हमें फायर को एक्सटिंग्विश करना है, फायर को अगर हमें कंट्रोल करना है, तो किसी एक की सप्लाई हमें काटनी पड़ेगी। कम से कम एक की सप्लाई कट कर दें, या तो हम हीट को रोक लें, या फ्यूल सोर्स को हटा दें, या ऑक्सीजन सप्लाई को कट कर दें। फायर अगर लग रहा है, फायर लगी नहीं है, और हमें यह मालूम है कि 3 चीजें आपस में कांटेक्ट में आने के चांस हैं, रिस्क है, तो अगर पहले से हम स्टडी कर रहे हैं तो कहीं डीजल ऐसी जगह रखा है जहां कोई हीटिंग का काम भी हो रहा है और ऑक्सीजन भी आ रही है, तो वहां से फ्यूल सोर्स को हटा दो। और अगर आग लगी गई है तब भी आपको कोई ना कोई इसमें से फैक्टर हटाना पड़ेगा, तभी कंट्रोल कर पाओगे। फायर एक्सटिंग्विश अगर करनी है तो कोई ना कोई सप्लाई आपको कट करनी पड़ेगी, तभी फायर को आप कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक, तो ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल सोर्स, ये कंपोनेंट अगर संपर्क में आए, केमिकल रिएक्शन हुआ, तो फायर का रूप ले लेगा। फायर भी कई प्रकार की है, सारी फायर एक जैसी तो नहीं होती। तो जब फायर सब एक जैसी नहीं है तो उनको एक्सटिंग्विश करने के तरीके भी एक जैसे नहीं हो सकते। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आग लगी है तो क्या किसी भी तरह की आग को बुझाने के लिए पानी डाल दोगे आप? चाहे वो इलेक्ट्रिक वायर में आग लगी हो, वहां भी पानी डाल दोगे? जब फायर का टाइप हमें पता होगा तभी तो उसको एक्सटिंग्विश करने के तरीके मालूम चलेंगे। तो पहले हम बात करेंगे टाइप ऑफ फायर्स, कितने प्रकार की फायर हो सकती है। कुकिंग ऑयल की वजह से जो फायर है और पेपर में आग लगने के जो कारण फायर है, दोनों अलग है। या
फ्यूल पेट्रोल वगैरह में जो फायर लगी है वो अलग इंपैक्ट है उसका, इलेक्ट्रिकल फायर अलग नेचर है। तो फायर को भी अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे ये फायर ट्रायंगल का क्या मतलब है। तो फायर ट्रायंगल का मतलब है ये तीन कंपोनेंट को हम तीन लाइन पे तीन साइड में रखते हैं और ये तीन अगर कांटेक्ट में आ गए तो केमिकल रिएक्शन होगी। इसको हम फायर ट्रायंगल कहते हैं कि आग को होने के लिए जो कंपोनेंट चाहिए ट्रायंगल के तीन साइड में रख दिए, ये फायर ट्रायंगल अगर कंप्लीट हुआ तो फायर लग जाएगी। ये ट्रायंगल अगर कंप्लीट हो गया, कांटेक्ट में चीजें आ गई तो फायर का रूप ले लेगा। फायर ट्रायंगल, ये इमेज देखो। तो अगर कहीं कोई हीट सोर्स, फ्यूल या ऑक्सीजन ये तीनों कांटेक्ट में अगर आए तो केमिकल रिएक्शन होकर आग पकड़ लेगा। तो कंट्रोल करने के लिए हमें इन कंपोनेंट को रोकना पड़ेगा कहीं पर। ऑक्सीजन सप्लाई कट करनी है अगर, एक बहुत सिंपल तरीका मुझे बताओ जरा। सबसे कॉमन एक्सटिंग्विशर जो आप जानते हो कि सर कहीं आग लग गई है और सबसे कॉमन तरीका जैसे सिलेंडर विलेंडर यूज करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, वहां पर ऑक्सीजन सप्लाई को कट कर दें, बहुत सारी CO2 वहां पर डाल दें। अगर CO2 को बहुत सारा डाल दोगे तो ऑक्सीजन का उल्टा प्रभाव CO2 दे रहा है। O2 जो है वो इग्निशन को सपोर्ट कर रही है, आग को सपोर्ट कर रही है, तो इसका उल्टा कंपोनेंट CO2 इस्तेमाल कर लो। O2 की सप्लाई को क्या करेगा, O2 को कट कर दे रहा है। CO2 अगर आ जाएगा, एक पैरामीटर, एक फैक्टर आपने ब्रेक कर दिया, आग बुझ जाएगी। पर हर जगह वो काम आ जाएगा क्या? बहुत बड़ी फायर लग गई है वहां भी चल जाएगा क्या? या कोई मेटल फायर हो गई है, मेटल में कोई आग लग गई, टाइटेनियम, लिथियम, एल्यूमिनियम, तो वहां काम करेगा क्या? अलग अलग प्रकार के एक्सटिंग्विशर है, जैसे वेट केमिकल, ड्राई केमिकल, वाटर मिस्ट एक्सटिंग्विशर, CO2 एक्सटिंग्विशर। एक्सटिंग्विशर में भी कई सारी कैटेगरी हैं। तो अलग अलग तरह की फायर में अलग अलग प्रकार के एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक, तो अभी हमें समझना है फायर पहले टाइप कितने हैं, फायर के टाइप्स। ये हो गया फायर ट्रायंगल। आग को होने के लिए जो जो कंपोनेंट चाहिए उसको हम दिखाते हैं फायर ट्रायंगल के मैप से, डायग्राम से। फायर के होने के लिए जो जो कंपोनेंट चाहिए वो सब हम दिखाते हैं फायर ट्रायंगल पर। अब आता है फायर के टाइप। अभी लिखो मत, ये वाला पूरा पार्ट PDF में है। फायर का जो टॉपिक मैंने अभी शुरू किया है ये पूरा PDF में मेंशन्ड है, प्रॉपर बना के मैंने दिया हुआ है, सिर्फ सुनने पे ध्यान दीजिए। अभी मैं बात कर रहा हूं टाइप्स ऑफ फायर। टाइप्स ऑफ फायर, एक होती है क्लास A फायर, एक होती है क्लास B, एक है क्लास C, फिर है क्लास D और लास्ट है क्लास K। बेसिकली ये 5 कैटेगराइजेशन है, क्लास A B C D K। ये इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है कि कौन सी आग किसके कारण लग रही है, कौन सी फायर किसके कारण हो रही है। क्लास A को हम ऑर्डिनरी फायर भी कह देते हैं। क्लास A फायर को हम ऑर्डिनरी फायर के नाम से भी जानते हैं। जैसे आप कहेंगे सर कपड़े में कहीं आग पकड़ लिया, कोई क्लॉथ में आग पकड़ लिया, पेपर कहीं रखा था आग पकड़ लिया, कहीं ट्रैश पड़ा हुआ था, कूड़ा पड़ा हुआ तो उसमें आग लग गई, पत्ते पड़े हुए तो सूखे वहां आग लग गई। इस तरह की जो फायर है उसे आप कहते हैं क्लास A फायर। इन जनरल जो आप फायर बोलते हो तुरंत ही पानी वानी डालने लग गए, वो इन जनरल जो फायर आप बोलते हैं वो सब ऑर्डिनरी कैटेगरी मतलब क्लास A में आता है, कि सबसे पहले आप पानी लेके दौड़ते हो, पानी से बुझा दी जाए उसको। तो क्लास A फायर का मतलब है ऑर्डिनरी फायर। इन जनरल जो आप जानते हैं, पेपर के कारण, कपड़े के कारण, या कोई ट्रैश पड़ा हुआ है, सूखा पत्ता, ये कोई भी चीज, रबड़ के कारण, कोई प्लास्टिक के कारण, ये इन जनरल जो हम फायर की बात करते हैं ये आपका क्लास A या ऑर्डिनरी फायर। सबसे पहले आपको वाटर ध्यान में आता है कि पानी से बुझाया जाए, ठीक है। इसके बाद आता है क्लास B। क्लास B फायर जो है ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे कि फ्यूल जो होते हैं, बेसिकली ये फ्यूल के कारण है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे कि मैं कहूं कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, लिकर, सॉल्वेंट्स, ये सब जो है ये फायर क्लास B में आती है। कुकिंग वाला जो ऑयल है वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा, कुकिंग वाले को छोड़कर। ग्रीस या कुकिंग ऑयल जैसे एनिमल फैट, वेजिटेबल फैट, घी, बटर, ये जो कुकिंग संबंधित है वो क्लास K में चला जाता है, वो अलग कैटेगरी है। कुकिंग वाला इसमें B में नहीं आएगा।
बी में आएगा आपका फ्यूल, जैसे पेट्रोलियम फ्यूल हो गए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, या ये फ्यूल या गैसेस भी आ जाएंगी इसमें। क्लास बी में आपका प्रोपेन, ब्यूटेन, गैसेस भी आ जाएंगी और फ्लूइड भी आ जाएगा, पेट्रोलियम वाला जो आप पार्ट कह रहे हैं। तो क्लास बी में आपका लिक्विड और गैस दोनों, लिक्विड और गैस में भी कुकिंग ऑयल वगैरह छोड़कर, कुकिंग के लिए अलग कैटेगरी ही है, कुकिंग ऑयल वगैरह संबंधित अगर कोई फायर है वो क्लास के अलग कैटेगरी है। कुकिंग वाले पार्ट को छोड़ दो, बाकी जो लिक्विड या गैस दिमाग में आ रहे हैं, आप कहोगे केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, सॉल्वेंट, लिकर या प्रोपेन, ब्यूटेन, गैसेस भी अगर कहोगे, वो सब क्लास बी में जाएगा, ये सारा क्लास बी में जाएगा। तो लिक्विड या गैस के कारण, एक्सेप्ट कुकिंग, लिक्विड या गैस के कारण, फ्लूइड तो लिक्विड भी है गैस भी है। फ्लूइड का मतलब क्या, जिसके पास फ्लो करने की एबिलिटी, तो लिक्विड और गैस दोनों फ्लूइड है, बेसिकली हम लिक्विड और गैस कह लें। लिक्विड और गैस दोनों ही क्लास बी वाले में जाएगा, कुकिंग वाले को बस इसमें कंसीडर नहीं करते। क्लास सी वाला सीधा सीधा इलेक्ट्रिकल वाला, ट्रांसफॉर्मर के कारण, मोटर के कारण, मिक्सी के कारण, गीजर के कारण, ये सब आपका क्लास सी में जाता है, इलेक्ट्रिकल फायर। तो इलेक्ट्रिकल फायर के लिए एक्सटिंग्विशर अलग होंगे। क्लास ए ऑर्डिनरी फायर हो गई, पेपर, रबड़, क्लॉथ, प्लास्टिक, ये सब चीजों के, ट्रैश, पत्ते, ये सब क्लास ए में चला गया। क्लास बी में आपके लिक्विड और गैस आ गए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और कंबस्टिबल गैसेस जो हैं वो आ गए क्लास बी में। क्लास सी में आ गया इलेक्ट्रिकल फायर, इलेक्ट्रिकल फायर, तो जो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स वगैरह से फायर हो रही है वो आपका क्लास सी है। क्लास डी ये मेटल से रिलेटेड है, मेटल फायर्स, मेटल फायर्स, एल्यूमिनियम है, टंगस्टन है, या टाइटेनियम है, या लिथियम है, ये वाली जो फायर है, पोटेशियम है, ये सब आपका क्लास डी कैटेगरी में है। और क्लास के जो है कुकिंग रिलेटेड, क्लास के जो है कुकिंग रिलेटेड। तो अभी आपको मोटे तौर पे क्वेश्चन क्या याद रखना है, कौन सी कैटेगरी की फायर किससे रिलेटेड, बस सीधा सीधा मोटा मोटा क्वेश्चन ये है। क्लास ए ऑर्डिनरी फायर, क्लास बी कंबस्टिबल फ्लूइड और गैस, कंबस्टिबल लिक्विड और गैसेस, पेट्रोलियम और उससे संबंधित गैसेस वगैरह सब इसमें आएंगे। सी वाला इलेक्ट्रिकल के लिए, डी मेटल फायर के लिए, के जो है कुकिंग के लिए। ठीक, अब अलग अलग तरह की फायर के लिए अलग अलग प्रकार के एक्सटिंग्विशर, जैसे अभी मैं आपको कोई एक्सटिंग्विशर ना बताऊं, आपके एग्जाम का क्वेश्चन जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई, एक आपने सुना होगा सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर, सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर, कुछ रटना नहीं है, बस मुझे आप ये बता दीजिए सोडा में कौन सा सोडा और एसिड में कौन सा एसिड मिलाकर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज कर रहे हैं। इसके भी सिलेंडर वगैरह कई जगहों पर यूज होते हैं, इसके भी सिलेंडर वगैरह कई जगहों पर लगे होते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर का एक टाइप है ये भी, कुछ मालूम हो ना मालूम हो, मैं भी अलग अलग टाइप के एक्सटिंग्विशर नहीं बोल रहा हूं, केवल एक इन जनरल में बोल रहा हूं, सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर बहुत कॉमन। तो सोडा में कौन सा सोडा और एसिड में कौन सा एसिड, सोडा यहां पर है बच्चे बेकिंग सोडा, सोडा यहां पर है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा तो जरा फार्मूला बता दीजिए क्या होता है, और एसिड यहां पर है सल्फ्यूरिक एसिड। ये मिक्सचर अगर आप ये रिएक्शन करा दोगे तो ये कैसे आग को बुझा देगा, आग को बुझा देगा, आग को बुझा देगा मतलब भाई आग को बुझाने के लिए तीन, फायर ट्रायंगल में तीन कंपोनेंट आपने देखे, या तो ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कर रहा होगा, या हीट को कम कर दे, या फ्यूल सोर्स हटता हो, कोई एक चीज हटेगी तभी तो फायर ट्रायंगल ब्रेक होगा और आग बुझेगी। फायर ट्रायंगल जब तक नहीं ब्रेक करेंगे आग बुझ नहीं सकती, एक्सटिंग्विश होगी नहीं। सवाल हमारा ये है कि बेकिंग सोडा और सल्फ्यूरिक एसिड मिलाकर कैसे आप आग बुझा ले रहे हो, ये एक्सटिंग्विशर क्या कमाल कर रहा है। बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला है सोडियम बाइकार्बोनेट, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। अब ये मत कह देना कि सर बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट में अंतर नहीं समझ आ रहा है, हाइड्रोजन कार्बोनेट का ही दूसरा नाम बाइकार्बोनेट है। तो ये क्या चीज है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा और सल्फ्यूरिक एसिड मिलाकर जो एक्सटिंग्विशर तैयार हो रहा है कि जब आप उसका नॉब प्रेस करोगे तो ये दोनों चीजें संपर्क में आएंगी। फायर एक्सटिंग्विशर में आपने एक चैम्बर में बेकिंग सोडा रखा, एक जगह सल्फ्यूरिक एसिड रखा, नॉब आपने प्रेस किया तो दोनों कांटेक्ट में आए, रिएक्शन हुई, रिएक्शन हुई तो यहां पर CO2 प्रोड्यूस होगा। इनकी रिएक्शन करा के देख लो, इसमें आएगी CO2,
और वो CO2 O2 को क्या करेगी, O2 को सप्रेस करेगी, फायर एक्सटिंग्विश करेगी O2 को हटाकर। तो सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर की वर्किंग कैसे है, कैसे ये काम करता है, जो यहां पर दोनों के बीच रिएक्शन होगा, सिलेंडर में दोनों चैम्बर में रखे हैं, जब आप नॉब प्रेस करोगे तो संपर्क में, कांटेक्ट में आएगा, CO2 जो आएगी वो वहां पर ऑक्सीजन सप्लाई को कट करेगी, तब फायर ट्रायंगल ब्रेक होगा, आग बुझेगी। क्या ये पॉइंट समझ आ रहा है भाई? पहले तो मुझे एक सवाल मेरा ये है कि सेफ्टी हमने, आज हमारी दूसरी क्लास है, क्या आप टॉपिक आराम से समझ पा रहे हैं, या जो आपको बड़ा डर है, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड 22 टॉपिक हैं, पहला ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, सर कुछ समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल हाई फाई पता नहीं क्या पूछ दिया, क्या आसान लग रहा है कि टफ लग रही है चीज, ये बताओ पहले मुझे। जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा चिंता नहीं करो तुम, सिंपल रहेगा, आपको नहीं कुछ दिमाग लगाना है इस पे। कहीं कुछ बहुत टफ लग रहा है तो मुझे बता दो, और मेरी कोशिश ये है कि ज्यादातर चीजें आपको क्लास में याद रहें। भाई देखो, अगर टफ लग रहा हो सीधे सीधे बोल देना टफ लग रहा है, दोबारा रिपीट करना है, मैं 2 बार 4 बार 10 बार रिपीट कर दूंगा, पर दूसरे को देखकर मत कहना आसान लग रहा है। टीचर पढ़ा सबको बराबर रहा है, किसी को सेम चीज टफ लग सकती है, किसी को इजी लग सकती है, पर जिसको भी टफ लग रहा है वो मेरे लिए या भगवान के लिए बोल जरूर दे कि सर नहीं आ रहा समझ, ताकि मैं फिर से रिपीट करूं। टीचर का मतलब ये, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो टीचर का फेल्योर है, आपका नहीं, कि टीचर समझा ही नहीं पाया, इसका मतलब कोई भी पॉइंट नहीं समझ आया तो बताओ मुझे। हरिओम तिवारी, फायर एक्सटिंग्विशर बहुत सारे होते हैं, यहां मैंने केवल एक बहुत सिंपल एग्जांपल बोला कि फायर ट्रायंगल में ऑक्सीजन भी एक चीज है। क्या फायर ट्रायंगल में एक भी कंपोनेंट को ब्रेक कर देंगे तो ट्रायंगल ब्रेक कर जाएगा, आग बुझ जाएगी। कुछ आपको समझ आए ना आए, आपको ये तो समझ आ रहा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई को CO2 डाल के ब्रेक कर सकते हैं। तो मैंने पहला एग्जाम्पल ही वही लिया है, अभी एक्सटिंग्विशर बहुत सारे बताऊंगा मैं, केवल एक एक्सटिंग्विशर नहीं होता, अलग अलग तरह की फायर पे अलग अलग तरह के एक्सटिंग्विशर काम करते हैं। CO2 वाला एक्सटिंग्विशर भी हर जगह काम नहीं करेगा। रोड पे अगर कहीं आग लग गई है चलती गाड़ी में, तो वहां CO2 एक्सटिंग्विशर कैसे काम कर पाएगा? ओपन एरिया में जहां हवा चल रही है, CO2 एक्सटिंग्विशर आप वहां डालोगे तो वर्क करेगा क्या? वो बंद प्रेमाइस में तो ठीक है, कहीं आग लग गई है CO2 एक्सटिंग्विशर यूज कर लिए हो, पर रोड पे चलती हुई गाड़ी में आग लग गई है, तो बाहर रोड से आप सिलेंडर लेके वहां पे एक्सटिंग्विशर यूज कर रहे हो और हवा बहुत तेज चल रही है, तो क्या CO2 एक्सटिंग्विशर काम करेगा? बोलो। अलग अलग तरह के एक्सटिंग्विशर अलग अलग जगह काम करेंगे, ठीक है। एग्जाम में इस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बहुत रहती है कि बेकिंग सोडा फायर एक्सटिंग्विशर है कि नहीं, बिल्कुल है। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक ही बात है, हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट एक ही बात है। एसिड में भी सल्फ्यूरिक एसिड, जब ये मिक्स होंगे तो CO2 गैस रिलीज होगी जो ऑक्सीजन सप्लाई को वहां पर कट कर देगी, ठीक। दीपक, PDF जब मैं पूरा समझा देता हूं उसके बाद मैं PDF ओपन करता हूं, पहले पूरा समझा दूं तो PDF में कुछ बचेगा नहीं, PDF में भी लाइन टू लाइन लिखा मिल जाएगा आपको। अब देखो एक एक करके आए। सबसे पहले हम बात करें, शुरू में इंट्रोडक्शन दिया है, उसके बाद फायर का जो मेन पार्ट है वो ये फायर ट्रायंगल। फायर के होने के लिए 3 एलिमेंट चाहिए, अभी हमने बताया फायर के होने के लिए 3 एलिमेंट चाहिए, हीट, ऑक्सीजन एंड फ्यूल। विदाउट दीज एलिमेंट ए फायर विल नॉट स्टार्ट और स्प्रेड। इन एलिमेंट में से कोई भी कम रहेगा तो फायर शुरू भी नहीं होगी और आगे भी नहीं बढ़ेगी। A key strategy to prevent fire is to remove one or more component। तो तरीका आग को रोकने का है, इनमें से एक या उससे ज्यादा कंपोनेंट को रिमूव किया जाए, हटाया जाए, कंट्रोल किया जाए, तभी आग रुकेगी। हीट जो है ये किसी प्रोसेस से आ सकती है कि जहां पर हम फायर की बात कर रहे हैं, वहां पर कोई काम ऐसा हो रहा है जहां से हीट प्रोड्यूस हो रही है, कोई फर्नेस है वहां पर, कहीं से हीट का सोर्स वहां पर है। इट कैन बी जनरेटेड बाई वर्क प्रोसेस, कोई वर्क प्रोसेस वगैरह से हीट आ सकता है, एंड वर्ड इसमें मर्ज हो रहा है, अलग से स्पेस कर देना। तो हीट कैन बी जनरेटेड बाय वर्क प्रोसेस एंड इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ सम प्रोसेस। जैसे कोई रोटेटिंग पार्ट, कहीं पर मशीन चल रही है, ओवरहीटिंग हो रही है वहां पर,
तो हीट का सोर्स कोई प्रोसेस, कोई मशीन वगैरह का जो मूवमेंट है वो हीट का सोर्स हो सकता है वहां। तो ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्सीडाइजर हो गया, फ्यूल का सोर्स हो गया, ये यहाँ पर जो मैं तीसरा पार्ट बताया था फ्यूल सोर्स। तो अगर कोई इलेक्ट्रिकल वायर शॉर्ट हो गई है, भाई वहां पर कोई इलेक्ट्रिकल वायर शॉर्ट हो गई है, या केबल वहां जा रही है, या कोई केरोसिन फ्यूल वगैरह रखा है, ये सब कारण हो सकते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर में एक तो मैंने ये समराइज मैनर में चार्ट दे दिया है, एक समराइज मैनर में चार्ट दे दिया है कि किस कैटेगरी की फायर में किस तरह का एक्सटिंग्विशर हम यूज कर सकते हैं, कि अगर कोई ये चार्ट भी देख ले तो उसकी पूरी बात समझ आ जाए। अलग अलग तरह की फायर में किस किस तरह के एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल हो सकते हैं, एक ये चार्ट भी दे दिया है। मोहम्मद जाहिद जिस पे न्यू लिखा था 2024 पॉलिटी, वो वाला करना है। 2024 का बिल्कुल लेटेस्ट है, पॉलिटी अभी जल्दी पढ़ाया कुछ टाइम पहले। ओल्ड नोट्स पिछले बैच के हैं, जो लेटेस्ट वाला है न्यू लिखा है वो बिल्कुल लेटेस्ट है अभी का, 2024 में ही कराया है अभी पॉलिटी। और लेक्चर भी आपको नए वाले ही दिए हैं, जो लेक्चर भी देखोगे चला के, नए लेक्चर है, नए नोट्स हैं। अभी 2-3 महीना भी नहीं हुआ होगा, 3 महीना मुश्किल से हुआ होगा। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर का चार्ट हो गया, यहां से देख सकते हैं। अब एक एक एक्सटिंग्विशर पे जरा हम बात कर लेंगे, टाइप ऑफ फायर और एक्सटिंग्विशर। सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्लास ए फायर। क्लास ए फायर ही, ऑर्डिनरी फायर भी हम इसको कह सकते हैं। तो कौन कौन सी फायर इसमें आ जाएगी? इन जनरल जो फायर आप बोलते हो, जैसे वुड, क्लॉथ, रबड़, प्लास्टिक, ट्रैश मतलब कूड़ा कचरा कुछ, पेपर, ये सब जो फायर है क्लास ए में आएगा, या इसको ऑर्डिनरी फायर कह सकते हैं। ऑर्डिनरी शब्द इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं है कि ये खतरनाक नहीं हो सकती। ऑर्डिनरी शब्द का मतलब इन जनरल जो फायर होती है उसको हम ऑर्डिनरी बोल दे रहे हैं। ऑर्डिनरी इसके प्रभाव को नहीं बोल रहे हैं, इसका इंपैक्ट भी बहुत डिवास्टेटिंग, बहुत बर्बाद करने वाला हो सकता है। ऑर्डिनरी शब्द इन जनरल जो फायर होती है उसको कैटेगराइज करने के लिए यूज किया गया। ऑर्डिनरी का मतलब यहाँ पर ये कम नुकसान वाली होगी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी शब्द लिखने से ऑर्डिनरी नहीं है, ऐसा नहीं कि लो रिस्क वाली है, ये भी बड़े स्केल पर नुकसान कर सकता है। इसमें सबसे पहले क्या, पानी वानी यूज करना, सबसे पहली चीज दिमाग में ये आती है। लकड़ी में आग लग गई, पहले पानी लेके भागेंगे। तो अलग अलग तरह की फायर में अलग अलग तरह का एक्सटिंग्विश करने के तरीके। देखो ये लिखा है ना, क्लास ए फायर क्विकली बिफोर इट स्प्रेड। क्लास ए फायर को हमें हटाना है किसके द्वारा? जैसे पानी का इस्तेमाल कर लें, या एक केमिकल हमने बताया मोनो अमोनियम फॉस्फेट। मोनो अमोनियम फॉस्फेट ये भी एक केमिकल जिसका इस्तेमाल करके ऑर्डिनरी फायर को रोका जा सकता है। ड्राई केमिकल होता है ये। तो ड्राई केमिकल एक पूरी कैटेगरी है एक्सटिंग्विशर की, उसमें एक केमिकल का नाम हमने बताया मोनो अमोनियम फॉस्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर कैटेगरी में ही आता है ये। तो क्लास ए फायर, ऑर्डिनरी फायर वाटर भी यूज कर सकते हैं, और कुछ ड्राई केमिकल वगैरह भी है जिनसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है। क्लास बी फायर। क्लास बी फायर जैसा कि मैंने बताया फ्यूल रिलेटेड, फ्यूल और गैसेस वगैरह के नाम जो हमने बताए, फ्लेमेबल लिक्विड और गैसेस, फ्लेमेबल लिक्विड एंड गैसेस। जैसे कि मैंने कहा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जैसे गैसोलीन है, पेंट है, टार है, एल्कोहल है, सॉल्वेंट है, केरोसिन है, इस तरह के जो पेट्रोलियम है या पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, या और जो इस तरह के फ्लेमेबल लिक्विड है, फ्लेमेबल लिक्विड या फ्लेमेबल गैस। फ्लेमेबल गैस बोलेंगे तो प्रोपेन ब्यूटेन भी आ जाएगा इसमें, प्रोपेन ब्यूटेन, इसके कारण भी ये सारा आएगा क्लास बी में। गैसेस में प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो क्लास बी फायर फ्लेमेबल लिक्विड और गैस आएंगे। लिक्विड में गैसोलीन, पेंट, टार, एल्कोहल, सॉल्वेंट, केरोसिन ये सब, और गैस में प्रोपेन ब्यूटेन वगैरह आ जाएगा। क्लास बी फायर को डील करने का तरीका है, इसमें स्मोदरिंग या सप्रेस करना। स्मोदरिंग या सप्रेस करना किसको?
ऑक्सीजन को कम करना, ऑक्सीजन को घटाना CO2 वगैरह का इस्तेमाल करके, फोम या CO2 का इस्तेमाल करके इस तरह के फायर को रोका जा सकता है। फोम का इस्तेमाल करके या CO2 का इस्तेमाल करके सप्रेस कर सकते हैं। स्मोदर वर्ड का मतलब है सप्रेस करना, कंट्रोल करना, घटाना। तो बेस्ट वे क्लास बी फायर को रोकने का सबसे बढ़िया तरीका है ऑक्सीजन सप्लाई कैसे कट की जाए। तो ऑक्सीजन को कट करने के लिए या तो फोम यहां पर यूज कर लिया जाए या CO2 बेस्ड एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर लिया जाए। फोम एक्सटिंग्विशर या CO2 बेस्ड वाला यूज कर लें O2 सप्लाई को कट करने के लिए। नोट में लिख दिया है क्लास बी फायर में कुकिंग वाला जो है ग्रीस फायर या कुकिंग फायर इसमें नहीं आती, उसके लिए सेपरेट क्लास के बनाया गया है। ग्रीस फायर या कुकिंग फायर क्लास के में अलग कैटेगरी है, वो बी में नहीं आते। मतलब हर ऑयल के कारण होने वाली फायर क्लास बी में नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए कुकिंग ऑयल वाला जो है वो अलग क्लास के में चला गया, क्लास बी में नहीं आता, वो स्पेशली नोट बना के लिख दिया है हमने। तो फ्लेमेबल लिक्विड और फ्लेमेबल गैसेस ये क्लास बी में आते हैं, एक्सेप्ट कुकिंग वाले, ये ग्रीजी फायर कुकिंग फायर छोड़कर। क्लास सी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के कारण, क्लास सी फायर इन्वॉल्विंग एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, कंप्यूटर, सर्वर, मोटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, ये सब क्लास सी में जाएगा। इलेक्ट्रिकल फायर नीड, अब इलेक्ट्रिकल फायर को बुझाने के लिए फिर क्या चीजें यूज होनी चाहिए? नॉन कंडक्टिव मटेरियल। इलेक्ट्रिकल फायर नीड नॉन कंडक्टिव मटेरियल टू एक्सटिंग्विश। इलेक्ट्रिकल फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए आपको नॉन कंडक्टिंग मटेरियल चाहिए। तो और भी कई तरह के एजेंट हमारे पास होते हैं, जैसे क्लीन एजेंट एक्सटिंग्विशर। क्लीन एजेंट एक्सटिंग्विशर अभी आगे आएगा। क्लीन एजेंट एक्सटिंग्विशर उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। क्लास डी, उसको हम मेटेलिक फायर कहते हैं। क्लास डी का मतलब है मेटेलिक फायर। क्लास डी का मतलब मेटेलिक फायर। मेटेलिक फायर टाइटेनियम, अल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लिथियम मेटल के कारण अगर फायर हो रही है तो ये क्लास डी में कैटेगराइज होगा। इसको आप वाटर से नहीं बुझा सकते, वाटर वगैरह का इस्तेमाल करेंगे हो सकता है और फैल जाएगी। यहाँ पे अगर आप वाटर का इस्तेमाल कर लेंगे तो और ज्यादा फैल जाएगा। तो क्लास डी वाले में वाटर का इस्तेमाल नहीं, ड्राई पाउडर एजेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। ड्राई पाउडर एजेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, वाटर का इस्तेमाल इसमें नहीं होता, ये और बढ़ा देगा आपको। तो क्लास डी मेटल फायर के केस में आप इस्तेमाल करते हैं जनरली ड्राई पाउडर वगैरह का, उसमें वाटर का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वाटर इसको और स्प्रेड कर देगी और बढ़ा देगी। और लास्ट कैटेगरी क्लास के। क्लास के फायर कुकिंग रिलेटेड, एनिमल फैट, वेजिटेबल ऑयल, कुकिंग रिलेटेड जो है ये आएगा क्लास के में। क्लास के वाले में इसके लिए भी अलग से एक्सटिंग्विशर वगैरह है हमारे पास। ये आसानी से स्प्रेड हो सकते हैं, कुकिंग वाले जो फायर है ये आसानी से स्प्रेड हो सकते हैं, मैनेज करना मुश्किल है इनको। क्लास के फायर वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस, वाटर कैन मेक द सिचुएशन वर्स। देखो यहाँ पे वाटर का इस्तेमाल नहीं, यहाँ पर अलग से एक्सटिंग्विशर होते हैं जिनका इस्तेमाल होता है, वाटर हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। क्लास के फायर में वाटर सिचुएशन को और वर्स कर देगा। तो मेटल फायर में भी आपने देखा और यहां भी देखा, हर फायर में वाटर का इस्तेमाल नहीं होगा। तो अलग से आगे एक्सटिंग्विशर की लिस्ट बना रखी है, वहां लिखे हुए हैं। क्या कोई स्टैंडर्ड वगैरह फायर एक्सटिंग्विशर के लिए हमारे पास हैं? फायर एक्सटिंग्विशर के लिए भी कोई स्टैंडर्ड वगैरह हमारे पास बने हैं क्या? इंडिया में स्टैंडर्ड के लिए नेशनल एजेंसी जो, क्या नाम है उसका, स्टैंडर्ड्स जो बनाने वाली संस्था जो इंप्लीमेंट करती है, क्या नाम है? नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी कौन सी है? उसका नाम है BIS। तो क्या फायर एक्सटिंग्विशर के लिए भी कोई स्टैंडर्ड बने हुए हैं? फायर एक्सटिंग्विशर के लिए भी क्या कोई स्टैंडर्ड बना है? BIS के दो स्टैंडर्ड हैं इसके लिए, एक है IS 15683, IS 15683 और IS 16018। ये दो स्टैंडर्ड हैं BIS के फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में ही। तो सेफ्टी स्टैंडर्ड आपके सिलेबस का पार्ट है। BIS के दो स्टैंडर्ड जो फायर एक्सटिंग्विशर से रिलेटेड हैं, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर जो आराम से कहीं पर भी आप कैरी कर सकते हो, आराम से कहीं पर भी आप कैरी कर सकते हो। पोर्टेबल कैटेगरी में जो एक्सटिंग्विशर आते हैं वो जिनका वेट 17 किलोग्राम से कम हो,
पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर 17 किलोग्राम से भी वेट जिनका कम हो। ज्यादा वेट होगा तो वो व्हील्ड वाली कैटेगरी में आएंगे। वो पहिए कुछ होने चाहिए जिससे आप कैरी कर पाए, उसको आप पीठ पे लाद के नहीं ले जाएंगे। उसके लिए स्टैंडर्ड 16,018। तो फायर एक्सटिंग्विशर भी भाई छोटे, मान लो घर के अंदर छोटे लेवल का ओवरहेड सिलेंडर यूज हो रहा है, इंडस्ट्री फैक्ट्री में बड़े एक्सटिंग्विशर चाहिए, तो वेट पीठ पे उठा पाएंगे एक दो लोग। अब मान लो 300 किलोग्राम का है, 350 किलोग्राम का है, तो वो इसमें आएगा व्हील्ड फायर एक्सटिंग्विशर में। तो BIS ने स्टैंडर्ड बना रखे हैं कौन सा एक्सटिंग्विशर किस तरह से कैरी होगा। पोर्टेबल आसानी से आप कहीं ले जा सकते हैं, पीठ पे लाद के ले जा सकते हैं, वो एक्सटिंग्विशर इस कैटेगरी में रखे गए हैं IS 15,683 में। और जो हैवी हैं 400 किलोग्राम, 350 किलोग्राम, अप टू 450 किलोग्राम, अपर लिमिट 450 किलोग्राम है, तो 17 किलोग्राम के नीचे नीचे यहाँ यूज हो जाएगा, 450 तक रेंज में यहाँ यूज हो जाएगा। तो ये दोनों कैटेगराइजेशन कर रखे हैं IS 15,683 और 16,018। तो नंबर याद रहे नहीं रहे, ये 15 और 16 के आसपास कुछ नंबर ध्यान कर लो। ये तो ईयर है, किस ईयर का है ये ईयर याद नहीं करना, खाली ये स्टैंडर्ड का नाम, सिर्फ स्टैंडर्ड का नंबर, ईयर मत याद करो। ईयर तो लिख दिया है कि कब का है ये नियम। तो BIS के दो स्टैंडर्ड हैं रिलेटेड टू फायर एक्सटिंग्विशर। तो 17 किलोग्राम के नीचे नीचे का वेट है वो पोर्टेबल कैटेगरी में आएगा, और 17 से लेके 450 किलोग्राम का है तो वो व्हील्ड वाले में आएगा, पहिया लगा होना चाहिए, उससे आप एक्सटिंग्विशर को लेके जा सकते हो। पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर क्या होते हैं? पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर हैं जो इमीडिएटली अवेलेबल हैं, रेडी टू यूज हैं, इमीडिएटली अवेलेबल हैं, रेडी टू यूज है, जैसे वो लाल वाले सिलेंडर बिल्डिंग में लगे रहते हैं। उनका वेट 17 किलोग्राम से ऊपर नहीं होना चाहिए, तब हम उसको पोर्टेबल कहेंगे। तो BIS के स्टैंडर्ड के हिसाब से पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर का वजन 17 किलोग्राम के अंदर अंदर होगा, तब उसको पोर्टेबल कहेंगे। और अगर वेट 25, 30, 100 जा रहा है तो उसको रखेंगे व्हील्ड फायर एक्सटिंग्विशर कैटेगरी में, अप टू 450 किलोग्राम तक। 450 किलोग्राम तक का वेट अगर है, 17 से 450 की रेंज है, तो रहेगा व्हील्ड वाले में। फिर पहिए वाला व्हीकल कुछ होना चाहिए, पहिए लगे होने चाहिए, उससे आप कैरी करोगे। तो स्टैंडर्ड BIS ने क्लियर बनाए हुए हैं कि 17 किलोग्राम के अंदर अंदर इस कैटेगरी में आएगा और उससे ऊपर जाएगा इस कैटेगरी में। तो पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर इमीडिएटली जो अवेलेबल है, एक या दो लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, वेट 17 किलोग्राम के अंदर अंदर होना चाहिए BIS के स्टैंडर्ड के अनुसार। और अगर ये 17 किलोग्राम से ऊपर जा रहा है और 450 के नीचे है, तब इसको हम रखेंगे इस कैटेगरी में, व्हील्ड फायर एक्सटिंग्विशर कैटेगरी में। अब आता है कितने प्रकार के एक्सटिंग्विशर हैं, एक एक करके एक्सटिंग्विशर की बात करें। यहां तक समझ आया है? अभी तक जो हमने पॉइंट बताए हैं समझ आए हैं? आगे बढ़ें, एक बार देख लीजिए, कोई पॉइंट यहां तक क्लियर ना हो तो मैं रिपीट करूं। अभी तक जितना पढ़ा है वो देख लो। कोई भी वर्ड किसी को क्लियर नहीं हो, कुछ रिपीट करना हो तो बताए। आगे बढ़ें। सबसे पहला एक्सटिंग्विशर वाटर। वाटर के साथ प्रॉब्लम एक है, फ्रीजिंग टेम्परेचर अगर आ गया कहीं पर, फ्रीजिंग कंडीशन आ गई, तब ये एक्सटिंग्विशर काम नहीं कर पाता। ये इसके लिए एक बड़ा चैलेंज है, फ्रीजिंग कंडीशंस में काम नहीं हो पाता इसमें। सबसे पहला एक्सटिंग्विशर वाटर, और सबसे कॉमन, सबसे जनरल क्या कह रहे हैं हम इसमें? वाटर इज द प्राइमरी लिक्विड यूज्ड इन एक्सटिंग्विशर, ऑल्दो समटाइम्स अदर एडिटिव और ऑल्सो इंक्लूडेड। तो कई सारे एक्सटिंग्विशर हैं जिसमें वाटर प्राइमरी लिक्विड है, कई बार उसमें कुछ चीजें मिला भी दी जाती हैं। एक ड्रॉबैक क्या है? प्योर वाटर फायर एक्सटिंग्विशर का एक कमी है, फ्रीजिंग कंडीशंस में काम नहीं कर पाता, तो कई बार उसमें कुछ चीजें ऐड कर दी जाती हैं जो फ्रीजिंग से उसको बचाए, फ्रीजिंग से उसको बचाए, क्योंकि फ्रीज हो जाएगा तो वो सिलेंडर पड़ा रहेगा, आप यूज ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वाटर इज द प्राइमरी लिक्विड यूज्ड इन दीज एक्सटिंग्विशर। पर इसके साथ एक चैलेंज क्या है, फ्रीजिंग कंडीशन में वाटर को कैसे यूज कर पाएंगे?
तो फ्रीजिंग कंडीशन में वाटर को नहीं यूज कर पाओगे, तो वाटर के साथ क्या कुछ मिला दें कि जिससे फ्रीज होने से बच जाए। तो फ्रीजिंग कंडीशन जहां बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट है, बहुत कोल्ड क्लाइमेट है, तो वाटर फ्री अगर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करना है तो कोई एडिटिव मिलाकर रखें जिससे फ्रीजिंग ना हो, अदरवाइज आप यूज ही नहीं कर पाओगे। तो वाटर इज द प्राइमरी लिक्विड जो एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। और एक ड्रॉबैक है कि फ्रीजिंग कंडीशन में सुटेबल नहीं होता, तो कुछ एडिटिव मिला दिए जाते हैं जिससे फ्रीजिंग से बचे और उसको हम इस्तेमाल कर पाए, नहीं तो ये फ्रीजिंग कंडीशन में काम नहीं कर पाएगा। सर्टेन टाइम्स ऑफ वाटर फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन एंटी फ्रीज एलिमेंट। कुछ फायर एक्सटिंग्विशर वाटर वाले ऐसे हैं जो एंटी फ्रीज एलिमेंट उसमें डाल दिए जाते हैं जो फ्रीजिंग से उसको बचाए। और क्लास ए फायर, ऑर्डिनरी फायर में ज्यादातर सीधे सीधे हम वाटर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर। इन जनरल सबसे पहला इस्तेमाल आपका क्लास ए फायर में ही वाटर का इस्तेमाल हम देखते हैं। आईपीआर के लेक्चर करा दिए हैं मोहम्मद जाहिद मैंने। आईपीआर जो मैंने कराया है काफी है, वो उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, कंप्लीट है वो। आईपीआर दोबारा कराने की जरूरत नहीं है, उसकी पीडीएफ भी कंप्लीट है, लेक्चर भी पूरे हैं, पढ़ सकते हैं आप उसको, दोबारा उसको रिपीट नहीं करना है। और ऑलरेडी ट्राई एंड टेस्टेड है। सीजीपी रिटन पेपर हुआ था, 20 क्वेश्चन आए थे, 17 लोग बना के आए थे उसमें से, तो उससे ज्यादा आपका यहाँ नहीं पूछेगा। ऑलरेडी कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, जितना जरूरत है उतना पूरा है उसमें आईपीआर में, ठीक है। बल्कि उसका लास्ट लेक्चर जो है थोड़ा ज्यादा है, लास्ट लेक्चर जो है बहुत डिटेल में है। शुरू के 7 लेक्चर से काम बन जाएगा। 8वां वाला चाहो तो देखो, नहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। 8वें वाले में एक्ट के अंदर जा जाके मैंने सेक्शन बताए हुए हैं, तो उतना डिटेल में जरूरत नहीं है। पर वो 7-8 लेक्चर है, 30 पेज की पीडीएफ है। आईपीआर बहुत है, उससे जरूरत आईपीआर में नहीं है आपको। क्वेश्चन भी दे रखे हैं मैंने आईपीआर के, ठीक है। तो वाटर एक्सटिंग्विशर सबसे पहला क्लास ए फायर। बस वाटर फायर एक्सटिंग्विशर आप देखते हैं लाल रंग के सिलेंडर होते हैं, रेड लेबल लगा रहता है, क्लास ए रेटिंग लिखी रहती है। फायर एक्सटिंग्विशर आप कोई इमेज देखना गूगल सर्च करके, उसमें वो भी लिखा रहेगा कैटेगरी, मतलब उसी से पता लग जाएगा किस तरह का एक्सटिंग्विशर कहां पर हम इस्तेमाल कर लेंगे। और फायर एक्सटिंग्विशर के सिलेंडर भी आपको अलग अलग कलर के दिखते हैं। कई प्रकार के एक्सटिंग्विशर सिलेंडर जो होते हैं अलग अलग कलर के, उससे पता लग जाता है कलर से भी, और उसके ऊपर लिखा भी रहता है किस कैटेगरी की फायर के लिए काम हो सकता है। फायर सिलेंडर अगर आपको दिखाए जाए डिफरेंट डिफरेंट कलर, और उसमें लिखा भी रहेगा कि ये क्लास ए के लिए है कि बी के लिए है, उसमें मेंशन रहता है। तो यहाँ वाटर एक्सटिंग्विशर के लिए बेसिकली रेड कलर यूज हो रहा है, क्लास ए रेटिंग लिखा रहता है, ठीक है। और सस्ता भी पड़ता है, सबसे सस्ता भी यही पड़ेगा। और दूसरा कुछ खूबियां भी हैं कि टॉक्सिक नहीं होता, हार्मफुल नहीं है। केमिकल एक्सटिंग्विशर जब आप इस्तेमाल करते हैं उसमें कई सारे केमिकल यूज हो रहे हैं, वो ठीक है आग बुझा देगा, पर कोई और प्रॉब्लम भी कर सकता है। कि जैसे मान लो घर में कहीं कोई फायर हुई और आपने केमिकल एक्सटिंग्विशर यूज किया, और दोबारा जब उस जगह पे कोई रहने जा रहा है तो केमिकल नुकसान भी कर सकते हैं। पर वाटर एक्सटिंग्विशर जो है वो टॉक्सिक तो होता नहीं। तो सबसे कॉमनली जो घरों वगैरह में इस्तेमाल कर लिए जाते हैं वाटर एक्सटिंग्विशर, सेफ है, मतलब बेसिकली सस्ता भी है और टॉक्सिक भी नहीं है, किसी और प्रकार का नुकसान भी एनवायरनमेंट को नहीं कर रहा। कुछ एक्सटिंग्विशर ऐसे भी होते हैं, देखो फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने का काम कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। कुछ एक्सटिंग्विशर ऐसे भी हैं जिनके साइड इफेक्ट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं हेलोजन बेस्ड एक्सटिंग्विशर। इन्वायरमेंट से जोड़ के मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, हेलोजन बेस्ड एक्सटिंग्विशर, हेलोजन बेस्ड इंडिकेटर जिनमें ब्रोमीन या क्लोरीन ऐसे एक्सटिंग्विशर, हेलोजन फैमिली वाले एलिमेंट जिसमें है, हेलोजन फैमिली ग्रुप 17 पीरियड टेबल का, और हेलोजन फैमिली वाले केमिकल जिसमें आपको दिखेंगे खासकर क्लोरीन ब्रोमीन, वो उनका सबसे बड़ा रिस्क है। आग बुझाने में काम तो कर रहा है ये, जैसे एक होता है 1211, ऐसे कुछ एक्सटिंग्विशर हैं, ब्रोमोमीथेन करके केमिकल का नाम है। तो ये आग बुझाने का काम तो कर देगा, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ओजोन डिप्लीशन करता है। क्लोरीन ब्रोमीन ओजोन एनवायरनमेंट में पढ़ा रखा है मैंने डिटेल में, एक एक रिएक्शन बता रखी है नुकसान कैसे करता है। तो क्लोरीन ब्रोमीन वाले अगर पार्टिकल इन्वॉल्व हैं फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर केमिकल वाले में, तो ये तो ओजोन को नुकसान कर देंगे। कई सारे फायर एक्सटिंग्विशर को बैन कर दिया गया है, बैन है, वो इस्तेमाल नहीं हो सकते, क्योंकि आग बुझाने के लिए काम तो कर रहे हैं पर वो एनवायरनमेंट को नुकसान कर रहे हैं। तो फिर इनके अल्टरनेट एक्सटिंग्विशर भी बनाए गए। ऐसे भी एक्सटिंग्विशर बनाए गए
कि भैया ध्यान रखो क्लोरीन ब्रोमीन ना हो, ओजोन को डैमेज ना करता हो, कि क्लोरीन ब्रोमीन वाले तो बैन कर दिए गए। तो और भी एक्सटिंग्विशर डेवलप किए गए, जैसे HFC बेस्ड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इसमें क्लोरीन नहीं है, ब्रोमीन नहीं है, और केवल फ्लोरीन है, तो प्रॉब्लम नहीं है। एनवायरमेंट में पढ़ाया भी हमने ये। तो क्लोरीन ब्रोमीन नुकसान करता है एनवायरमेंट को ज्यादा, ओजोन को डैमेज कर देता है। तो HFC बेस्ड एक्सटिंग्विशर भी अवेलेबल है हमारे पास। तो एक्सटिंग्विशर कई प्रकार के, उनके फायदे भी हैं, कुछ के नुकसान भी हैं। वाटर एक्सटिंग्विशर नुकसान नहीं करता, पर दिक्कत क्या है कि हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऑर्डिनरी फायर के केस में काम आ जाएगा, एक आध जगह और काम आ जाएगा, पर वाटर एक्सटिंग्विशर कुछ कैटेगरी ऐसी है जहां बिल्कुल आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपने इस्तेमाल कर दिया, उल्टा फायर और स्प्रेड कर जाएगी, फायर को और स्प्रेड कर देगा वो। तो वाटर प्राइमरी लिक्विड, इसका ड्रॉबैक क्या है, फ्रीजिंग कंडीशन में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कुछ चीजें इसमें ऐड कर दी जाती हैं जो फ्रीज इसको ना होने दे, तो आप इस्तेमाल कर लोगे। पर दूसरी प्रॉब्लम, हर फायर में यूज नहीं हो सकता, क्लास ए फायर में इस्तेमाल हो सकता है। जनरली क्लास ए फायर में इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा एक आध जगह और यूज कर लोगे। पर मेटलिक फायर में या पेट्रोलियम वगैरह की फायर में उसमें यूज नहीं होगा, क्योंकि ये और फायर को बढ़ा देगा। क्लास के में यूज नहीं होगा, कुकिंग वाले में, ठीक है। कुछ केसेस में यूज हो जाता है, सब जगह यूज नहीं हो सकता। हालांकि अगर ये इस्तेमाल होता तो अच्छी बात थी कि भाई टॉक्सिक भी नहीं है, इन्वायरमेंट को नुकसान भी नहीं करेगा, ये सब खूबियां हैं, पर हर जगह यूज नहीं कर सकते इसको। दूसरा, वाटर मिस्ट एक्सटिंग्विशर। मान लो कहीं पर आग बुझानी है और जो वाटर आप यूज कर रहे हो उसमें कंटेमिनेंट्स है, पानी खुद वो साफ नहीं है। तो अगर उस तरह का पानी जो गंदा है उसी को यूज करके हम एक्सटिंग्विश कर रहे हैं आग को, तो आग बुझ जाएगी। और उसके बाद वो हो सकता है जो जिन कंपोनेंट पे आपने उस पानी को डाला, क्या पता इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पड़े हुए थे घर में, इलेक्ट्रिकल की चीजें पड़ी हुई थी, उनको वो डैमेज कर दे। घर के अंदर मान लो कहीं फायर हुई और आग बुझाने के लिए जो वाटर यूज किया, वो वाटर में कंटेमिनेंट्स थे, गंदा था पानी, वो गंदा पानी यूज कर दिया, तो आग तो क्या पता उसने बुझा दिया, पर कई सारे प्रोडक्ट जो घर में रखे थे उनको डैमेज कर दिया, खराब कर दिया। तो कई जगह हम क्या करते हैं, वाटर का स्प्रे यूज करते हैं, वाटर मिस्ट बोलते हैं इसको। अगर पानी की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है तो स्प्रे के द्वारा, हम पानी को स्प्रे के द्वारा आग बुझाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्ट डालने की बजाय। अगर कंटेमिनेंट्स पानी में ज्यादा है तो, गंदा अगर ज्यादा है तो वो होता है वाटर मिस्ट का केस। वाटर मिस्ट का केस क्या लिखा है, वाटर मिस्ट, देखो सुनना है, सिर्फ लिखो मत, सुनने पर ध्यान दो। वाटर मिस्ट एक्सटिंग्विशर ये वाटर फायर एक्सटिंग्विशर ही है। यहां पर हम डिस्टिल्ड वाटर यूज कर लें या पानी को फाइन स्प्रे की तरह इस्तेमाल कर लें, बजाय कि सीधे पानी भर रहे हैं। तो डिस्टिल्ड वाटर, प्योर वाटर या तो यूज करें या फाइन स्प्रे की तरह पानी को डाला जाए, क्योंकि हो सकता है पानी वहां पर कंटेमिनेटेड हो और वो वहां पे गैजेट्स वगैरह जो रूम में है या बुक शेल्फ है या म्यूजियम है उसमें चीजें रखी, उनको खराब कर देगा। अगर कंटेमिनेटेड वाटर है, गंदा पानी अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोई ऑपरेटिंग रूम है, म्यूजियम है, बुक कलेक्शन है, उसको पूरी तरह से बेकार कर देगा। तो वाटर भी हम कोशिश करें डिस्टिल्ड वाटर, प्योर वाटर यूज हो और फाइन स्प्रे किया जाए उसका, जिससे कई सारे प्रोडक्ट गैजेट्स वगैरह को बचाया भी जा सके। देखो फायर सेफ्टी में सबसे पहली प्रायोरिटी प्रॉपर्टी सेव करना नहीं है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है ह्यूमन लाइफ सेव करना। फायर सेफ्टी का पहला मोटिव ही है ह्यूमन लाइफ को सेव करना, उसके बाद प्रॉपर्टी को सेव करना। सबसे पहली प्रायोरिटी ह्यूमन लाइफ को बचाना, ह्यूमन लाइफ हो, एनिमल लाइफ हो, उसके बाद जाकर लाइफ को बचाने के बाद फिर सेकंड नंबर पे प्रॉपर्टी को बचाना। तो वाटर मिस्ट एक्सटिंग्विशर में प्योर वाटर इस्तेमाल करें, स्प्रे करें, क्योंकि कंटेमिनेटेड वाटर अगर यूज कर लिया तो चीजों को वो बेकार कर देगा, खराब कर देगा। फोम टाइप एक्सटिंग्विशर, फोम का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो फोम में भी एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फोम, फिल्म फॉर्मिंग फ्लोरोप्रोटीन, इतना जानने की जरूरत नहीं है, बस फोम वाले एक्सटिंग्विशर। फोम का इस्तेमाल आपने कई बार मूवी में या कहीं यूट्यूब पे भी देखोगे, मिल जाएगा, फोम का इस्तेमाल करते हैं आग बुझाने के लिए। तो ये AFF या FFP नाम ना याद करो, जरूरत नहीं है, सिर्फ फोम वाले एक्सटिंग्विशर। जैसे वाटर एक्सटिंग्विशर की हमने बात की है, वैसे ही फोम एक्सटिंग्विशर भी होते हैं। तो वाटर एक्सटिंग्विशर के अलावा फोम एक्सटिंग्विशर भी होते हैं। फोम का इस्तेमाल भी करेंगे तो क्या करेगा, O2 की सप्लाई को कट कर देगा। फोम जो है O2 सप्लाई को कट कर देगा, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देगा। तो क्लास A और क्लास B फायर दोनों में यूज हो सकता है। एक बात मुझे बताइए, क्लास B फायर जो है
क्लास बी फायर, जैसे मान लो पेट्रोल था, पेट्रोल में आग लगी, क्या यहां पर पानी डाल दें? ये बताओ मुझे। क्लास बी कैटेगरी की फायर है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। क्लास बी में भी कौन से केमिकल से फायर लग रही है, ये पहले ध्यान देना है। पेट्रोल कहीं पर फैल गया है, उसमें आग लग रही है, और दूर तक पेट्रोल फैला हुआ है, कुछ किलोमीटर तक फैल गया है, इतना दूर तक टैंकर ब्लास्ट हो गया मान लो कहीं। तो अब ये जो पेट्रोल फैला है, इसमें पानी डाल के बुझा दें क्या इसको? क्लास बी कैटेगरी की फायर है। या कुछ और यूज कर सकते हैं। ओपन एरिया में आग लगी है, ओपन एरिया में लगी है, हवा भी तेज चल रही है, क्या CO2 वाला एक्सटिंग्विशर काम कर जाएगा? ओपन एरिया में आग लगी है और हवा भी तेज चल रही है, क्या CO2 एक्सटिंग्विशर यूज कर लें? अपना दिमाग खुद लगा के बताओ। पानी का इस्तेमाल कर लें? नहीं, और फैल जाएगी आग। CO2 वाला एक्सटिंग्विशर यूज कर लें, ओपन एरिया में लगा है तो भी नहीं, क्लोज्ड होता तो भले करते, पर यहां पर फोम वाला जो है वो काम कर जाएगा कि नहीं? फोम वाला एक्सटिंग्विशर या केमिकल वाले एक्सटिंग्विशर या ड्राई पाउडर, कुछ इस तरह के केमिकल यूज करने पड़ेंगे। फोम वाला यूज हो जाएगा कि नहीं? फोम तो क्या करता है, उस जगह पे जम जाता है, फायर जहां पे है उसी जगह जम जाता है और O2 सप्लाई को कट कर देता है। तो फोम जब वहीं पे जम जाएगा, O2 सप्लाई को कट कर देगा, तो आग धीरे धीरे बुझने लगेगी। या फिर और एक्सटिंग्विशर पाउडर वाले हैं, उनका इस्तेमाल करो फिर। और भी कई सारे एक्सटिंग्विशर हैं। फोम तो मैंने अभी एक एग्जांपल बोला आपको, पर ये तो क्लियर है कि पानी या CO2 ओपन एरिया में, पानी तो वैसे भी यूज नहीं करोगे, और ओपन एरिया है, हवा तेज है, तो CO2 भी यूज नहीं करोगे, फोम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फोम वाले एक्सटिंग्विशर भी जो होते हैं, ये क्लास ए क्लास बी दोनों में काम कर जाते हैं। ऑर्डिनरी फायर हो या फ्लेमेबल लिक्विड या गैस वाली फायर हो, वहां हम फोम का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड एडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर व्हेन यूज्ड ऑन क्लास बी फायर अगर ज्यादा भी है, ये O2 सप्लाई वगैरह को कट कर देता है और रीइग्नाइट होने से बचाता है। फायर में एक बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, लगा आग बुझ गई और कुछ समय बाद फिर से रीइग्नाइट कर गई। आपको लगा कि आग बुझ गई है, थोड़े समय आपने छोड़ दिया, फिर से आग भड़क गई। रीइग्निशन का एक प्रॉब्लम होता है फायर में कई बार। फोम एक्सटिंग्विशर उस चीज को भी कंट्रोल करता है, रीइग्नाइट करने से ही बचाता है। फोम उसके ऊपर जमा हो गया, काफी देर तक जमा रहेगा, तो दोबारा रीइग्नाइट करने से भी रोक लेगा। ठीक है, तो फोम जो है उस सरफेस के ऊपर जम जाता है और काफी देर तक जमा रहेगा, दोबारा से आग भड़के नहीं, आराम से उसको रोक देगा, रीइग्नाइट करने से बचाएगा। तो फोम एक्सटिंग्विशर आग को दोबारा भड़कने से भी रोक देता है, उसके ऊपर जमा रहता है सरफेस पर। ठीक है, तो क्लास बी फायर के केस में ये बहुत इफेक्टिव होता है फोम एक्सटिंग्विशर, क्योंकि ये सरफेस पे बना रहेगा और रीइग्नाइट करने से रोकेगा, आग को दोबारा भड़कने से रोकेगा। तो एक खूबी ये भी है। तो क्लास ए क्लास बी दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे, सरफेस पे जम जाएगा और रीइग्नाइट करने से आग को दोबारा भड़कने से रोकता है। तो सबसे बड़ी खूबी तो इसमें ये हो गई। फ्रीजिंग टेम्परेचर में काम नहीं कर पाते, इसका भी ड्रॉबैक है। दे आर नॉट सुटेबल फॉर यूज इन फ्रीजिंग टेम्परेचर। फोम वाले जो एक्सटिंग्विशर हैं, फ्रीजिंग टेम्परेचर में काम नहीं कर पाते। फोम का टाइप लिख तो रखा है, एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फोम, फिल्म फॉर्मिंग फ्लोरोप्रोटीन, क्या करोगे जान के, जरूरत नहीं है। हिमांशु प्रभाकर आप कह रहे हैं फोम कौन सा है, तो खुरपेच करोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा नहीं। फिर खुराफात करनी है, एक एक केमिकल का नाम जानना है, तो पूरा लिस्ट बनाओ, फिर एग्जाम नहीं निकलेगा, PhD हो जाएगी। मैंने ऊपर दोनों नाम लिखे हैं और साथ ही साथ बोला है कि नहीं, नाम नहीं याद रखो। नाम याद रख पाओगे 22 टॉपिक जब खत्म करोगे, फिर GS के 6 पढ़ोगे, फिर टेक्निकल पढ़ोगे, तो जरूरत नहीं है। या लिख दिया है मैंने नाम, पर तो भी कह रहा हूं नहीं पढ़ना है, बस फोम एक्सटिंग्विशर याद रखो। ठीक, पूछ नहीं रहे हो, खुराफात कर रहे हो तुम। मेरे स्टूडेंट हो तो तुम्हारे नस नस से वाकिफ हूं मैं। खुराफात की आदत है कि सर कुछ तो होगा, कुछ तो बताओ, जरूरत ही नहीं, क्या बताओ। तो ड्रॉबैक ये है कि फ्रीजिंग टेम्परेचर में काम नहीं कर पाता, और सबसे अच्छी खूबी रीइग्नाइट करने से बचाएगा। ठीक है, जितनी जरूरत है उतना मैंने मेंशन किया है यहां पर। और एक्सटिंग्विशर कौन से हैं, अब जैसे ये है, तुम्हारी संतुष्टि के लिए एक लिख दिया, चलो मैंने केमिकल। फोम एक्सटिंग्विशर में पोटेशियम एसीटेट एक केमिकल लिख दिया है, इसके अलावा मत जानो। अभी शांति है। हिमांशु प्रभाकर के लिए एक केमिकल ऐड कर दिया है मैंने नोट में जानबूझ के, मुझे पता था यही पूछेगा और हिमांशु ही पूछेगा। तो सोपी फोम एक्सटिंग्विशर में
एक केमिकल पोटेशियम एसीटेट का भी इस्तेमाल होता है, और भी कई केमिकल है, जरूरत नहीं है। एक केमिकल ये देख लो बस, पोटेशियम एसीटेट। कॉमनली जो फोम एक्सटिंग्विशर है उसमें ये इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी कई केमिकल, जरूरत नहीं है, सिर्फ ये केमिकल जानो तो बस ये ठीक है, बाकी जरूरत नहीं है। इसलिए एक ही केमिकल स्पेसिफिक लिख रहा हूं मैं, और जरूरत नहीं है, पोटेशियम एसीटेट। अब आता है CO2 एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर। तो हमें पर्पस सीधे समझ आ गया, CO2 एक्सटिंग्विशर का काम है फायर ट्रायंगल में से O2 सप्लाई को कट करना। फायर एक्सटिंग्विशर में O2 सप्लाई को कट करना, ये इसका काम है, ठीक है। पानी क्यों यूज नहीं करते, अभिषेक ने सवाल पूछा है। कहां पर पानी यूज करना चाहिए? पेट्रोल में अगर आग लग जाए, पेट्रोल में अगर आग लगी है, कई किलोमीटर तक पेट्रोल फैल गया अभिषेक, पानी डाल के रुक जाएगी वो? जरा ट्राई करना, किसी एरिया में खुले में जरा ट्राई करना इसको, आधा लीटर पेट्रोल लाके उसको लगा के देखना पानी डाल के, जहां जहां पेट्रोल फैलेगा ना और बढ़ती चली जाएगी आग। इसीलिए कुछ लोग होते हैं कि कहीं पे शॉर्ट सर्किट हुआ, बिजली की तार में आग लग गई और बाल्टी भर के पानी डालने जा रहे हैं उसके अंदर। अवेयरनेस तो पता होनी चाहिए किस तरह का एक्सटिंग्विशर कहां काम करेगा। तो CO2 टाइप, CO2 एक्सटिंग्विशर जो है यहां पर O2 सप्लाई को कम कर देते हैं। द प्रिंसिपल एडवांटेज ऑफ CO2 एक्सटिंग्विशर, CO2 एक्सटिंग्विशर का एक फायदा तो ये है, किसी घर में जहां आग लगी या किसी बिल्डिंग में जहां आग लगी, CO2 एक्सटिंग्विशर आपने डाला तो आग बुझने के बाद भी CO2 एक्सटिंग्विशर के कारण कोई चीज खराब नहीं होगी, कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ता, ये इसमें कोई रेसिड्यू पीछे नहीं छूटता, कोई गंदगी नहीं छूटती है पीछे। तो CO2 एक्सटिंग्विशर अगर आपने डाला है तो पीछे कोई रेसिड्यू नहीं बचता कि आपको बाद में क्लीनिंग करनी पड़ रही, कोई रेसिड्यू वहां पर हो। ये सबसे बड़ी खूबी है इसकी। तो द प्रिंसिपल एडवांटेज ऑफ CO2 एक्सटिंग्विशर इज दैट इसके इस्तेमाल के बाद कोई रेसिड्यू पीछे नहीं रह जाता, पूरी तरह क्लीन है, क्लीन है। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट वगैरह उस रूम में यूज हुए हैं, कहीं आग लगी और उसमें कई सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रखे थे, तो CO2 एक्सटिंग्विशर आप बंद प्रीमाइस में तो यूज कर सकते हो। बंद प्रीमाइस कहीं है, कोई कंट्रोल रूम है, वहां आग लग गई, तो जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रखे हैं वहां तक आग नहीं फैली और आप आग बुझा रहे हो CO2 एक्सटिंग्विशर से, तो आग बुझने के बाद भी वो गैजेट सब खराब नहीं होंगे, उसका इंपैक्ट नहीं आएगा। केमिकल वेमिकल डाल देते तो खराब हो जाते। बंद कंट्रोल रूम है, आग लगी है, अभी थोड़ी ही उसको कंट्रोल कर लें CO2 एक्सटिंग्विशर से, केमिकल वेमिकल डालते तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खराब होने का खतरा। CO2 एक्सटिंग्विशर से कंट्रोल कर लेंगे, वो साफ सुथरा है, क्लीन है, कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ रहा और बाकी कंपोनेंट को खराब भी नहीं कर रहा, जो रूम में चीजें रखी हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तो क्लीन है। लिखा है ना, देखो, डेलिकेट चीजें या कॉस्टली इक्विपमेंट जो रखे हैं उनको किसी प्रकार का डैमेज इससे नहीं होता। केमिकल एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को नुकसान पहुंचा सकता है, आग बुझा देगा वो केमिकल वाला, पर वो डैमेज भी कर सकता है केमिकल इक्विपमेंट्स को। तो ये भी डिपेंड करेगा कि आग किस रूम में लगी है, किसी हॉल में लगी है या किसी कंट्रोल रूम में लगी है जहां इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रखे हैं, या खाली कमरे में लगी है, उस पर भी डिपेंड करेगा हम कैसा एक्सटिंग्विशर यूज करें। तो डेलिकेट या कॉस्टली इक्विपमेंट वगैरह होते हैं, वहां पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अदर टिपिकल एप्लीकेशन आर फूड प्रिपरेशन एरियाज। अब जहां फूड प्रिपरेशन वाला एरिया है वहां केमिकल यूज नहीं करोगे, ये सेफ है। लेबोरेटरी में इस्तेमाल करना हो, प्रिंटिंग या डुप्लीकेटिंग एरियाज में, जो सेंसिटिव एरिया है जहां हमें ध्यान रखना है चीजें खराब नहीं हो, वहां पर इसका इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इससे कोई नुकसान किसी चीज को नहीं होगा। सैंड का इस्तेमाल भी करते हैं संजीव, बिल्कुल ठीक, सैंड का भी यूज करते हैं आग बुझाने में। तो ये किसी प्रकार के खाने पीने की जगह है, रेस्टोरेंट है, तो जो खाने पीने के सामान होंगे उनको नुकसान नहीं करता। तो CO2 एक्सटिंग्विशर क्लास बी क्लास सी के केस में इस्तेमाल, इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर CO2 क्लास बी में काम कब करेगा? ओपन एरिया में तेज हवा चल रही है तो नहीं, कोई बंद एरिया है तो। ओपन एरिया तेज हवा चल रही है तो बात नहीं कर रहे हैं क्लास बी वाले में, अदरवाइज आप कहोगे सर ये कैसे काम करेगा, पर अगर बंद प्रीमाइस में कहीं आग लगी है तो काम कर जाएगा। तो क्लास बी क्लासिफायर में CO2 वाला काम कर जाता है, बिकॉज द एजेंट डिस्चार्ज फॉर्म ऑफ अ गैस नो क्लाउड, इट हैज अ रिलेटिव शॉर्ट रेंज, 3 से 8 फीट रेंज के लिए काम कर जाता है। इस तरह का फायर एक्सटिंग्विशर इज नॉट रिकमेंडेड फॉर आउटडोर, लिखा है देखो यहाँ, आउटडोर में ये रिकमेंडेड नहीं है जहां हवा चल रही हो तेज। विंडी कंडीशन में आउटडोर में काम नहीं कर पाएगा, जो मैंने आपको शुरू में बताया। ये देखो हेलोजेनेटेड वाला आ गया,
हेलोजेनेटेड मतलब हेलोजन बेस्ड एक्सटिंग्विशर। हेलोजन बेस्ड एक्सटिंग्विशर, एक मैंने नाम बताया था 1211, हेलोन 1211, ये बहुत प्रोमिनेंट एक्सटिंग्विशर था, काफी समय तक इस्तेमाल ये होता था। ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, कई बार आप देखते हैं जंगल में आग लग जाती है, और फॉरेस्ट फायर अगर आप देखो गर्मियों में अक्सर आप देखते हो, उत्तराखंड में कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया में लगी थी कई दिन तक, वहां पर आप कैसे उसको बुझाओगे? पानी वानी से बुझाते हैं, कई बार देखते हो हेलीकॉप्टर से पानी डाल रहे हैं, फिर आप देखते हो पाउडर फैला रहे हैं, पाउडर डाल रहे हैं, और उसमें एक सबसे बड़ा खतरा रहता है कुछ टाइम बाद दोबारा भड़क सकती है वो तुरंत वो बुझती नहीं है, वो लगता है उस समय के लिए आग बंद हो गई, कुछ टाइम बाद रीइग्नाइट कर जाती है। सबसे बड़ा चैलेंज फॉरेस्ट फायर में यही रहता है कि वो लगता है कि बंद हो गई, कुछ टाइम बाद फिर रीइग्नाइट कर जाती है वो, क्योंकि फॉरेस्ट वगैरह में सूखे पत्ते हैं, जैसे सूखे पत्तों में कहीं टकराव हुआ, घर्षण हुआ, ऊपर हीट भी मौजूद है, जून के महीने में गर्मी भी है, तो आग पकड़ लेता है सूखा पत्ता। जैसे कि कई जगह तो बिल्डर वगैरह जो होते हैं, माफिया लोग, बिल्डर माफिया, वो जंगलों को खाली करने के लिए, जमीन कब्जाने के लिए भी ऐसा करते हैं। जंगलों में कई बार आग लगाई भी जाती है, हर बार प्राकृतिक होती है ऐसा नहीं है, नेचुरल फायर तो हो सकती है पत्तों में फ्रिक्शन के कारण, और जून का महीना गर्मी बहुत है, वो चिंगारी पकड़ लेगा, आग पकड़ लेगा, सिगरेट किसी ने पी के डाल दिया, तो रीजन हो सकते हैं। पर कई बार वो डेलिबरेटली भी ऐसा कर देते हैं कि जमीन खाली हो जाए, जंगल खत्म हो जाए, हम कॉलोनी काट दें वहां पर, खिला पिला के पैसा, ऐसा भी काम करते हैं। तो वो मैन मेड भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है। हेलोजन वाले जो एजेंट है ये फायर एक्सटिंग्विशर में काफी इफेक्टिव तो हैं, पर एनवायरनमेंट पे कई सारे ऐसे हैं इस कैटेगरी में जो एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक हैं, खासकर ओजोन के लिए। ओजोन में डिप्लीशन का कारण है हेलोन, हेलोन में भी खासकर क्लोरीन ब्रोमीन, क्लोरीन ब्रोमीन। तो ऐसे एजेंट जो फायर एक्सटिंग्विशर हैं और जिनमें हेलोजन का इस्तेमाल हो रहा है, खासकर क्लोरीन ब्रोमीन वाले, वो ज्यादा नुकसान ओजोन को पहुंचाते हैं। तो हेलोन 1211 फायर एक्सटिंग्विशर ये CO2 की तरह से ही काम करता है, कोल्ड वेदर कंडीशन में भी काम कर जाएगा, और इससे भी कोई रेसिड्यू पीछे नहीं छूटता। पर इसकी कमी क्या है? ओजोन को नुकसान करता है। तो कई वैरायटी है हमारे पास, जो सूटेबल वो हम इस्तेमाल कर लेंगे। ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, जिसको हेलोन 1211 भी कहते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर है, CO2 की तरह ही नेचर, कोल्ड वेदर कंडीशन में काम कर जाएगा, कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ेगा, वेस्ट नहीं छोड़ेगा। पर इसकी प्रॉब्लम क्या है? ओजोन को डैमेज करता है, ओजोन को डैमेज करता है, तो इसको बैन भी किया गया है। कुछ और भी मॉड्यूल डेवलप किए गए हैं, तो हेलोन 1211 के अलावा और भी कई सारे एक्सटिंग्विशर हैं जो जिनका इस्तेमाल कर लिया जाता है, इनको तो बैन कर रखा है। ओजोन को डैमेज जो करते हैं उनको बैन किया हुआ है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है एक, उसके तहत बहुत सारे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस बैन है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इसके तहत बहुत सारे सब्सटेंस बैन है जो ओजोन को नुकसान पहुंचाते हों। तो द ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन फायर एक्सटिंग्विशर, ये CO2 की तरह से एक्ट करेगा, कोल्ड वेदर कंडीशन में भी काम करेगा, रेसिड्यू नहीं छोड़ेगा, पर ओजोन को नुकसान करता है, इस वजह से इसको बैन किया गया। कंपेयर टू CO2 ऑन अ वेट ऑफ एजेंट बेसिस, हेलोन 1211 इज एटलीस्ट ट्वाइस इफेक्टिव। CO2 की तरह से ही ये एक्ट करता है, पर इसका डबल इफेक्ट होता है। इफेक्टिव कितना है? CO2 से डबल है। बहुत अच्छा एक्सटिंग्विशर, पर प्रॉब्लम एक ही है, ओजोन को डैमेज करता है। हेलोन 1211, जिसका दूसरा नाम ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन है, बहुत इफेक्टिव, CO2 से डबल इफेक्टिव है, इंपैक्ट वैसा ही है, मतलब हवा को, फायर को बुझाने में काम करेगा, और दुगना इफेक्टिव है, उसी तरह से इंपैक्ट है, क्लीन भी है, पर ओजोन को डैमेज करेगा, इस वजह से इसको बैन किया गया। तो फिर और अल्टरनेट निकाले गए कि नहीं? और अल्टरनेट बनाए गए उसके बाद। ठीक है, और क्या बनाए गए? जैसे उसकी तुलना में कम नुकसान करने वाला हेलोन 1301, इसमें भी ब्रोमीन है, पर ये उतना नुकसानदायक नहीं है। ब्रोमोफ्लोरोमीथेन, ब्रोमीन यहां भी है, ब्रोमोफ्लोरोमीथेन हेलोन 1311, ये क्लोज रिलेटिव है 1211 का, पर इसका बॉइलिंग पॉइंट, टॉक्सिसिटी कम है उसके कंपैरिजन में, उसके रिलेटिवली ठीक है, पर ये ओजोन को डैमेज कम करेगा, कम इंपैक्ट डालेगा, तो इसको इस्तेमाल किया। हालांकि और भी कई सारे बैन हो चुके हैं, अब 94 के बाद से और भी कई सारे बैन हो चुके हैं, पर हम उसकी तरफ ना भी जाए तो भी हमारे पास HFC कैटेगरी के भी हैं। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इसमें क्लोरीन भी नहीं होता, ब्रोमीन भी नहीं होता, एग्जाम्पल जैसे ये सब, इनको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम उस पर ना भी जाएं, और भी बहुत सारे बैन हो चुके हैं, ओजोन पे कम इंपैक्ट डाल रहा है तो भी बैन लगातार हुए हैं,
हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें क्लोरीन ब्रोमीन आपको नहीं दिख रहा है, ना क्लोरीन है ना ब्रोमीन है, और केवल फ्लोरीन है तो प्रॉब्लम नहीं है। यहां नीचे लिखा भी है, देखो, हेलोन के अल्टरनेटिव क्लीन एजेंट वाले एक्सटिंग्विशर, यहां लिख भी दिया है। अब अगर हेलोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, हेलोन बैन हो चुके हैं, तो हेलोन के अल्टरनेटिव क्लीन एजेंट क्या हैं, और भी कई सारे फिर डेवलप किए गए, सारे ऑप्शन हैं, हर तरह के ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो हेलोन जो नुकसान कर रहे थे, जो उनको एनवायरमेंटल कंसर्न था, उनके अल्टरनेटिव क्लीन एजेंट हमारे पास क्या है, उनको क्लीन एजेंट कैटेगरी बोला जाता है। उस कैटेगरी को क्लीन एजेंट कैटेगरी बोला जाता है। नॉन कंडक्टिंग, नॉन कोरोसिव नेचर के, और इस्तेमाल के बाद इवापोरेट हो जाते हैं, सरफेस पर कोई निशान नहीं बचता इनका। क्लीन एजेंट को क्लीन एजेंट इसलिए कह रहे हैं, कंडक्ट भी नहीं करते, कोरोजन भी नहीं होता, और इस्तेमाल के बाद इवापोरेट हो जाएंगे, अपने आप उड़ जाएंगे, इवापोरेट हो जाएगा, कुछ इसका निशान भी नहीं बचेगा, तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा जहां पे इस्तेमाल करेंगे। लार्जर मॉडल ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर लिस्टेड फॉर क्लास ए एज वेल एज क्लास बी, क्लास सी। ये क्लीन एजेंट का इस्तेमाल हम ए बी सी इन सब जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सब जगह ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्डिनरी ड्राई केमिकल, इसके बाद आता है ड्राई केमिकल। कौन से हमारे पास ड्राई केमिकल को दो कैटेगरी में बांट दिया है, ऑर्डिनरी ड्राई केमिकल, मल्टीपर्पज ड्राई केमिकल। ड्राई केमिकल, अब ड्राई केमिकल एक हो गया वेट केमिकल। केमिकल एक्सटिंग्विशर में भी एक ड्राई केमिकल है, एक वेट केमिकल है। ड्राई वाले में दो प्रकार के, ड्राई वाले में ऑर्डिनरी, मल्टीपर्पज। ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर ऑर्डिनरी एंड मल्टीपर्पज। सोडियम बाइकार्बोनेट, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, पोटेशियम बाइकार्बोनेट यूज कर सकते हैं। मल्टीपर्पज ड्राई केमिकल में कुछ और भी नाम आ गए। तो अल्टीमेटली बस यही पॉइंट है, कौन से एक्सटिंग्विशर कहां पर यूज करेंगे। अल्टीमेटली हमें पांचों कैटेगरी की फायर के लिए एक्सटिंग्विशर चाहिए, बस पांचों कैटेगरी की फायर के लिए हमें अलग अलग एक्सटिंग्विशर चाहिए। तो पांचों कैटेगरी के एक्सटिंग्विशर हम कवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से है। ड्राई केमिकल भी हमारे पास आ गए, एक ही ऑप्शन हो गया। तो क्लास बी, क्लास ए कहां कहां पर इस्तेमाल होंगे वो लिख दिया। फिर हमारे पास वेट केमिकल है, क्लास के फायर की अभी तक बात नहीं हुई थी, क्लास के में आप इसको यूज कर सकते हो, वेट केमिकल को। क्लास के वाले में वेट केमिकल यूज हो सकता है। केमिकल कौन कौन से, पोटेशियम एस्टेट मैंने बोला था, पोटेशियम कार्बोनेट है, सिट्रेट है, कई सारे केमिकल। टिपिकली हैज अ पीएच ऑफ स्केल 9 और लेस। तो एक बार बस इसको रीड करना है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। पॉइंट हमारा यही है, अलग अलग फायर, तो सारी वैरायटी के हमारे पास एक्सटिंग्विशर हैं या नहीं, खत्म बात। तो द एक्सटिंग्विशिंग एजेंट कैन बी कंप्रोमाइज्ड ऑफ बट इज नॉट लिमिटेड टू सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड पोटेशियम एस्टेट। ये सब केमिकल भी हमारे पास अवेलेबल हैं। द लिक्विड एजेंट टिपिकली हैज अ पीएच ऑफ 9 या उससे कम। क्लास ए फायर में एजेंट वर्क एज अ कूलेंट। क्लास ए फायर में एजेंट काम करेगा कूलेंट की तरह, फायर एक्सटिंग्विशर केमिकल जो आप डाल रहे हैं। क्लास के फायर के केस में फोम ब्लैंकेट बना देगा, फोम ब्लैंकेट बना देगा। वाटर कंटेंट ऑफ द एजेंट एड्स इन कूलिंग एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। तो कूलिंग भी कर रहा है, टेम्परेचर कम कर देगा, रीइग्नाइट होने से आग को बचाएगा। तो वेट केमिकल का इस्तेमाल जो किया जाता है, वेट केमिकल का इस्तेमाल कूलेंट की तरह भी काम कर रहा है और फोम भी बना रहा है, कूलिंग भी कर रहा है, फोम भी बना रहा है। फोम बना रहा है तो O2 की सप्लाई को कम कर रहा है, फोम बना रहा है तो ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कर रहा है, और कूलिंग कर रहा है तो हीट को कंट्रोल कर रहा है। ये मल्टीपल फैक्टर, फायर ट्रायंगल के मल्टीपल फैक्टर कंट्रोल कर रहा है। फोम बना रहा है तो ऑक्सीजन सप्लाई को कम कर रहा है, और कूलिंग कर रहा है तो हीट कंपोनेंट को कंट्रोल कर रहा है। तो वेट केमिकल जो है दोनों काम करेगा। देखो क्लास के वाले में फोम ब्लैंकेट भी बन रहा है, यहाँ पर कूलिंग भी कर रहा है, तो O2 सप्लाई भी कम हो रही है, हीट कंपोनेंट को भी घटा रहा है। वेट केमिकल दोनों रोल प्ले करेगा। लास्ट है ड्राई पाउडर, एक होता है ड्राई पाउडर। दिस फायर एक्सटिंग्विशर एंड एजेंट, ये मेटल के कारण जो है, मेटल पे जो आग लगती है उसमें यूज होता है स्पेसिफिक। ड्राई पाउडर जो है क्लास डी फायर, क्लास डी में बहुत ज्यादा चॉइस नहीं है आपके पास। क्लास डी एक्सटिंग्विशर में बहुत ज्यादा आपके, क्लास डी फायर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा चॉइस नहीं है। पीछे जितने नाम देख रहे हो, ए और बी के लिए बहुत ऑप्शन है हमारे पास। क्लास ए और क्लास बी में बहुत सारे एक्सटिंग्विशर काम कर रहे हैं, सी में भी कर जा रहे हैं, पर आपके पास के में एक नाम आया पीछे, और डी में ज्यादा चॉइस नहीं है। मेटल फायर, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, इनके कारण अगर आग लग रही है
तो वहां कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं होते। जैसे एक हमने ड्राई पाउडर का जिक्र किया, पानी वानी इस्तेमाल कर लेंगे तो और भड़क जाएगी आग, वहां पर बुझेगी नहीं। तो यहाँ पर ड्राई पाउडर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। These fire extinguisher and agent are intended for use on class D fire and specific metals. ड्राई पाउडर का इस्तेमाल करते हैं क्लास डी के केस में। तो ऐसे याद रख सकते हो, ड्राई, डी से ड्राई, डी से क्लास डी, डी से ड्राई, डी से क्लास डी, ऐसा करके याद कर लो उसको। ड्राई पाउडर का इस्तेमाल क्लास डी। सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर ऑलरेडी बता दिया हमने। सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर क्या करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा, CO2 प्रोड्यूस करेगा, वो CO2 ऑक्सीजन सप्लाई को कट कर देगी, वो CO2 ऑक्सीजन सप्लाई को रोकेगा, फायर को कंट्रोल कर लेगा। तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर ये स्टार्टिंग में हमने जिक्र कर लिया। क्लियर है पॉइंट पूरा? सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर कंप्लीट। इसमें स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है एक बार रीड कर लेते हैं इसको। बेसिक है फायर सेफ्टी का जो मैंने बताया। फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल, रूल एंड एक्सपर्ट जजमेंट। मतलब फायर सेफ्टी के एक्सपर्ट लोग जो हैं, ये भी पूरी एक इंजीनियरिंग की ब्रांच है। इंजीनियरिंग का स्पेसिफिक एक एरिया है फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग। तो फायर सेफ्टी इंजीनियर्स जो होंगे उनका काम क्या होगा कि भाई ह्यूमन लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उसके लिए क्या क्या सॉल्यूशन निकाले जाएं, फायर के क्या क्या कारण हो सकते हैं उनका पता करना, और अगर फायर हुई है कैसे ह्यूमन लाइफ को बचाया जाए, पहली प्रायोरिटी तो ये। और ह्यूमन लाइफ को बचाने के बाद प्रॉपर्टी को डैमेज से कैसे, प्रॉपर्टी डैमेज को मिनिमाइज कैसे किया जाए। तो फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ साइंस, साइंटिफिक नॉलेज मतलब साइंस और इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स, साइंटिफिक और इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स, रूल्स, एक्सपर्ट की मदद ली जाए, किस तरह से हम ये पूरा एक फील्ड डेवलप करें जो फायर सेफ्टी के लिए फायर को कंट्रोल कर पाए। तो फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल, रूल और एक्सपर्ट जजमेंट बेस्ड ऑन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिनोमेना एंड इफेक्ट ऑफ फायर, और ह्यूमन लाइफ को कैसे बचाए, कैसे ह्यूमन को बचा पाए, और इसका डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट जो है आग का, कैसे उससे नुकसान को कम कर पाए। मुख्य मोटिव क्या है, लाइफ सेफ्टी। सबसे पहला प्रायोरिटी ह्यूमन सेफ्टी, ह्यूमन सेफ्टी के बाद फिर प्रॉपर्टी वगैरह के लॉस को कम करना। तो द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग इज लाइफ सेफ्टी। जैसे कि लोगों को सेफली बिल्डिंग से कैसे निकालें कि वो हैजार्डस चीजों के संपर्क में आने से बच जाएं। पहला उद्देश्य तो यही है, लाइफ सेफ्टी हमारी प्रायोरिटी है। मतलब अगर कहीं फायर हुई है तो लोगों को सेफ इवैक्यूएशन कैसे किया जाए कि वो किसी हैजार्डस चीज के कांटेक्ट में ना आए, फायर के दौरान वो किसी हैजार्डस चीज के कांटेक्ट में ना आए, उससे बचाना, स्मोक से बचाना। फायर फाइटर को यही ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे बिल्डिंग से इवैक्यूएट करो, मतलब जैसे कहीं LPG गैस वगैरह है उससे दूर कैसे बचा के लाना है, स्मोक से कैसे बचाना है, कोई बिल्कुल बंद रूम ना हो। या फिर उसके बाद आता है अगला प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। ए फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग डिजाइन शुड देयरफॉर, और ये एक्चुअल में प्लानिंग बिल्डिंग जब बनाई जाती है तो जहां पर क्वालिटी काम होता है वो इन चीजों का ध्यान पहले से रखते हैं कि भाई फायर सेफ्टी के नॉर्म्स को भी पूरा करना है। अब तो दिल्ली वगैरह में भी नियम कई जगह लगा दिए कि अगर कोचिंग चला रहे हैं ऑफलाइन, 2 स्टेयर नहीं है, आप नहीं चला सकते। फायर सेफ्टी क्लियरेंस आपने नहीं लिया कि नहीं लिया, तो फायर सेफ्टी के नॉर्म्स वगैरह जो है, भाई फायर एक्सटिंग्विशर लगे हैं कि नहीं लगे, 2 एग्जिट दे रखे हैं कि नहीं दे रखे हैं, ठीक है, वेंटिलेशन प्रॉपर है कि नहीं जहां पर आप ये काम हो रहा है, जहां पर ये प्रीमाइस चल रही है। तो प्रिवेंटिव मेजर पहले से ही ले लेने चाहिए। 2 तरह के मेजर होते हैं। पहला मेजर होता है कि हम पहले ही स्टेप ले लें कि ये घटना घटे ना, ये प्रिवेंटिव मेजर हो गया पहला। और रिएक्टिव मेजर कि अगर ये ऐसा हो जाएगा तब हम क्या करेंगे। 2 तरह के मेजर हो गए, पहला प्रिवेंटिव, दूसरा रिएक्टिव, कि अगर ये घटना घटे ही ना तो उसके लिए पहले ही हम तैयारी कर लें।
और दूसरा होता है रिएक्टिव, अगर ये घटना घट गई तब हम क्या करेंगे। तो लिखा है ना फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग डिजाइन में पहले तो यही ध्यान रखें कि ऐसे नियम रेगुलेशन बनाए जाए कि भाई ये घटना ना घटे, उसको बचा लिया जाए। शुरू में ही स्टेप ले लेंगे तो घटना नहीं घटेगी, चांस कम है, 100% तो नहीं रोक सकते पर चांस कम हो जाएंगे। तो ए फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग डिजाइन should therefore provide a framework structure in demonstrating whether the performance requirement of rule can be met even though the design solution adopted fall outside the prescriptive recommendation। आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, उसका कोई नक्शा बनाया है, तो फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग का काम है कि उसमें जो वो सजेशन दे रहा है, जो वो उस बिल्डिंग के हिसाब सजेशन दे रहा है, हो सकता है उस बिल्डिंग के नक्शे के अनुसार कुछ चीज अलग जा रही हो। फायर सेफ्टी ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग का आपने एक नक्शा बना दिया तो फायर सेफ्टी तुरंत क्लियरेंस दे दे कि आपने बिल्डिंग तो बड़ी सुंदर बनाई पर उसमें एक ही स्टेयर दिया, फायर सेफ्टी वाले क्लियरेंस थोड़ी देंगे उसको, 2 एग्जिट निकालिए। तो कहने का मतलब, इस लाइन का मतलब ये है कि फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग डिजाइन वो आपका, आप क्या नक्शा बना रहे हैं, हो सकता है वो आपके डिजाइन से बाहर चला जाए पर वो फायर सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, तो हो सकता है वो मीट करे, हो सकता है उसके लिए आपको एडिशनल प्रोविजन पूरे करने पड़े। तो a fire safety engineering design should therefore provide a framework guideline in demonstrating whether the performance requirement of legislation, मतलब law, legislation का मतलब rules, can be met even though the design solution adopted fall outside the prescriptive recommendation। तो जो रूल्स हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग के जो नियम कायदे हैं, बिल्डिंग का लेआउट मैच करे या ना करे, हो सकता है फायर सेफ्टी के अकॉर्डिंग आपको बिल्डिंग का लेआउट चेंज भी करना पड़े, क्योंकि प्रायोरिटी इसको दी जाएगी, फायर सेफ्टी को प्रायोरिटी दी जाएगी। बिल्डिंग खूबसूरत लगे, इससे अच्छा खूबसूरती भले एक पॉइंट कम हो जाए पर फायर सेफ्टी भी उसमें रहे, ये इस पैरा का मतलब ये है। तो फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग के जो अप्रोच है, 2 तरह के अप्रोच फॉलो करते हैं, 2 तरह के अप्रोच फॉलो करते हैं, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से हमने बताया हुआ है। 2 तरह के अप्रोच फॉलो करते हैं फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग अप्रोच, ये है कि जो प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है, जो प्रिस्क्रिप्टिव रिक्वायरमेंट है, उससे थोड़ा बहुत बदलाव आ रहा है या मेजर बदलाव आ रहा है। प्रिस्क्रिप्टिव रिक्वायरमेंट जो है, जो प्रिस्क्रिप्शन है, जो सलाह है होनी चाहिए, आप फायर सेफ्टी के नॉर्म्स लाने से या बिल्डिंग के स्ट्रक्चर से, दोनों चीजें थोड़ी बहुत मिसमैच हो रही हैं कि ज्यादा मिसमैच हो रही हैं। आप जैसा डिजाइन बनाने वाले हो और फायर सेफ्टी के हिसाब से थोड़ा ही 19-20 हो रहा है दोनों में, या 19 और 29 का डिफरेंस है दोनों में। तो फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग अप्रोच में हम 2 कैटेगरी में बांट देते हैं। आप जो भी चीज बनाने जा रहे हैं, फायर सेफ्टी के हिसाब से थोड़ा ही मिसमैच हो रहा है, ज्यादा मिसमैच हो रहा है, थोड़ा मिसमैच होगा तो कोई बीच का रास्ता निकालेंगे। तो थोड़ा मिसमैच अगर होगा तो हम जिस स्टेप पे प्रॉब्लम आ रही होगी उसका कोई सब्स्टिट्यूट या इक्विवेलेंस रास्ता निकाल लेंगे। मान लो 1-2 पॉइंट पे खाली मिसमैचिंग हो रही है तो उसका कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है, कोई सब्स्टिट्यूट कर लेंगे उसका सब्स्टिट्यूशन, या कोई उससे इक्विवेलेंट चीज इस्तेमाल कर लेंगे। पर अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस हो रहा है तब वो नहीं कर पाएंगे, तब अंतर भी ज्यादा है तो फिर उस लेवल तक हमें लेके चलना पड़ेगा, उतने चेंज करने पड़ेंगे कि जो हमारे एक्सेप्टेबल टॉलरेबल लिमिट में आ जाए, टॉलरेबल लिमिट के अंदर आ जाए, उतना चेंज करना पड़ेगा। तो 2 तरह की चीजें हो सकती है फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग में कि जो डिजाइन, जो स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं और जो फायर सेफ्टी के नॉर्म्स हैं, थोड़ा ही मिसमैच हो रहा है कि ज्यादा मिसमैच हो रहा है। जैसे मैंने एक बिल्डिंग बनाई और उसमें फायर एक्सटिंग्विशर जो है जिस तरह के लगाए, मान लो वो इंडस्ट्री फैक्ट्री चल रही है, प्लास्टिक बनाने की कंपनी लगाई, और फायर एक्सटिंग्विशर 6 सिलेंडर चाहिए तो 4 लगाए, या जिस टाइप के एक्सटिंग्विशर चाहिए वो नहीं लगाए, या एक छोटा सा गेट एग्जिट का और देना चाहिए था। तो छोटा मोटा अगर मिसमैच हो रहा होगा तो इक्विवेलेंट सॉल्यूशन कोई ना कोई लेकर या कोई सब्स्टिट्यूशन करके इक्विवेलेंट हम उसको काम चला लेंगे। ये पहला मेथड है कि जो रिक्वायरमेंट है, अगर माइनर नॉन कंप्लायंस हो रहा है, छोटा मोटा चेंज है, तो लाइक टू लाइक उसी लेवल की कोई सिक्योरिटी या उसी लेवल की कोई चीज से रिप्लेस कर देंगे। पर अगर मेजर डिफरेंस आ रहा है उस केस में रिस्क असेसमेंट करेंगे। अगर मेजर डिफरेंस आ रहा है तो पहले रिस्क को इवेल्युएट करेंगे कि इतना चेंज होने से कितना बड़ा रिस्क है, इतना चेंज होने से कितना बड़ा रिस्क है, और उस रिस्क को कम करते करते टॉलरेबल लिमिट के अंदर अंदर लाया जाए, तब तो वो मतलब बनाना चाहिए, नहीं तो नहीं बनाना चाहिए। अगर मेजर डिफरेंस है, ज्यादा मिसमैच हो रहा है, तो पहले रिस्क असेसमेंट किया जाएगा कि कितना बड़ा रिस्क इन्वॉल्व है, कितने लोगों को खतरा हो सकता है भविष्य में।
तो फिर उस रिस्क को मिनिमाइज करते करते एक्सेप्टेबल या टॉलरेबल लिमिट के अंदर आएगा, तब अलाउड है, तब काम हो सकता है। तो दो सॉल्यूशन हो सकते, छोटा मोटा चेंज है उसका इक्विवेलेंट चीज करके ठीक कर दो, चल जाएगा। अगर बड़ा अंतर है तो पहले रिस्क एनालाइज करो, कितना बड़ा रिस्क इन्वॉल्व है। अगर ये हम बना देंगे तो कितना बड़ा रिस्क इन्वॉल्व है, और उस रिस्क को कम करते 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 एक्सेप्टेबल लिमिट के अंदर आएगा, तब आप उस पर काम करिए, नहीं तो मत करिए। तो थोड़ा मोड़ा चेंज है कि ज्यादा चेंज है, ये देखेंगे। तो माइनर नॉन, वही चीज हमें थ्योरी में यहां लग दी है, माइनर नॉन कंप्लाइंस है कि मेजर नॉन कंप्लाइंस है। बिल्डिंग कोड और बने भी हुए हैं, सिविल में बिल्डिंग कोड्स पढ़ते हैं, तो बिल्डिंग कोड ऑलरेडी है भी। द क्वांटिफिकेशन प्रोसेस ऑफ सेटिस्फाइंग द परफॉर्मेंस, देखो फायर सेफ्टी डिजाइन के लिए जो चीजें चाहिए हम उसको अचीव कर सकते हैं द यूज ऑफ फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग डिजाइन टूल का इस्तेमाल करके, फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग डिजाइन टूल का इस्तेमाल करके टू इन्वेस्टिगेट स्पेसिफिक फायर सिनेरियो इन आइसोलेशन। तो हम पहले सारी कंडीशन सोच लेंगे कि किन किन कारणों से आग लग सकती है, किन किन चीजों के कारण आग लग सकती है, और वर्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है ये हम एनालाइज कर लें, हैजार्ड एनालिसिस कर लें, रिस्क एनालिसिस कर लें, उसके बेसिस पे हम बता लेंगे। फायर सेफ्टी इंजीनियर जो होगा वो क्या एनालिसिस करेगा, वो तो ये मान के चलेगा कि अगर इस प्रीमाइस में आग लग गई और बुरी से बुरी स्थिति हो गई तो क्या हो सकता है, वर्स्ट मान के चलेगा वो। उसके अंदर अंदर तो कंट्रोल कर लेंगे, बुरे से बुरा क्या हो सकता है, फिर हैजार्ड एनालाइज करना, रिस्क एनालाइज करना, जो कल भी हमने बताया था किन किन हैजार्ड से आग लग सकती है और रिस्क कितना हो सकता है। तो जब हैजार्ड एनालिसिस हो जाएगी, रिस्क एनालिसिस हो जाएगी, तभी तो कुछ कंट्रोल कर पाओगे, पहले से नियम बना पाओगे। हैजार्ड एनालिसिस करना, रिस्क एनालिसिस करना, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि क्या क्या कंट्रोल मेजर्स लेने हैं, प्रिवेंटिव मेजर क्या क्या लेने हैं। तो हैजार्ड एनालिसिस और रिस्क एनालिसिस किए बिना हम प्रिवेंटिव मेजर नहीं बता पाएंगे। ठीक है, चलो फायर सेफ्टी कंप्लीट। देखिए मेजर टॉपिक है और आने के चांस भी ज्यादा, आने के चांस भी ज्यादा। कोई भी यूट्यूब पे या कहीं बता रहा होगा सेफ्टी, वो फायर सेफ्टी जरूर बोल रहा होगा, कुछ पता हो ना पता हो फायर सेफ्टी जरूर बोलेगा। तो एक बड़ा टॉपिक था, ये खत्म हो गया। अब इसमें हम कल जो बात करेंगे सेफ्टी, अब और किससे रिलेटेड, कि सर अभी हमने कुछ स्टैंडर्ड्स पढ़ लिए, फायर पढ़ लिया, कुछ ऑक्यूपेशनल डिजीज पढ़ ली। अब इसके बाद जो हमारा डिस्कशन होगा, कई सारी मशीन्स जो वर्क प्लेस पे इस्तेमाल होती हैं, जैसे MEWP, क्रेन्स, भाई इंडस्ट्री, फैक्ट्री, ऑक्यूपेशन, ये सब भी तो रिलेटेड है। स्टेप लैडर, स्टेप लैडर से भी एक्सीडेंट होते हैं। तो MEWP मोबाइल एलिवेटिंग वर्किंग प्लेटफॉर्म, जैसे हाइट पे लाइट वगैरह चेंज करने में इस्तेमाल करते हैं। क्रेन, स्टेप लैडर, ये सब जो मशीन्स का इस्तेमाल होता है वर्क प्लेस पे। अब इससे संबंधित सेफ्टी, ये भी सीधा इंडस्ट्रियल से कनेक्ट होता है टॉपिक। तो कल हम इसके बारे में बात करेंगे, कल इसके बारे में बात करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। अब किसी का कोई सवाल है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। जितना जितना जिस क्लास में कराता जा रहा हूं उतना उतना कवर करते चलो, अपने आप ही सिलेबस टाइम पे पूरा कर लोगे। सबसे पहले पूरा कर लोगे और क्वेश्चन पे आ जाएंगे फिर हम। कोई प्रेशर नहीं लाना है दिमाग में कि सर अभी कितना ये पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, सिलेबस इतना, जो जो चल रहा है चलते हैं। IPR कर लो, छोटा टॉपिक है। सेफ्टी हो जा रहा है, एथिक्स कर लो, छोटे छोटे टॉपिक निपटाते चलो, आराम से टाइमली कवर कर लोगे। आरोहण पे सिलेबस सबसे पहले पूरा होगा और बेस्ट मैनर में होगा। उसके बाद हम सब, जब लोग सिलेबस कर रहे होंगे तब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे। बस जैसे जैसे बताया जाए वैसे चलते जाइए। RRB जिनका CBT 1 क्लियर हो रहा है वो CBT 2 को पहले टारगेट करो। प्री निकलने के बाद CBT 2 नहीं करोगे तो प्री का फायदा क्या हुआ। जिनका भी 70 के आसपास स्कोर CBT जा रहा है CBT 1 में, CBT 2 की तैयारी करिए, पहले उसको निकालना है क्योंकि वो पहले स्टेज क्वालिफाई कर चुके हो। ठीक है, जिनका गेट की तैयारी पूरे साल हुई है वो पहले गेट फोकस करो, उसके बाद ये देखना। 50 चीजों के पीछे मत भागो, माइंड बिल्कुल क्लियर रखो। ठीक, संजीव राजीवाल स्टार्टिंग के लेक्चर देख लीजिए, जो शुरू के 2 लेक्चर मैंने ओरिएंटेशन वाले डाले हुए फोल्डर में, सब कुछ बताया हुआ जो आप गाइडेंस की बात कर रहे हैं। कोई और सवाल किसी का। हिस्ट्री पॉलिटी में जाए, पॉलिटी कर लो, पहले पॉलिटी कर लो, जो आएगा आराम से एग्जाम में बनेगा। अभी यूपी PCS का पेपर हुआ है 2 दिन पहले, पॉलिटी उठा के देखना, उस पॉलिटी से वो भी क्वेश्चन बन जाएंगे जो PCS में पूछे हैं। और यूट्यूब पे लोग क्या कह रहे हैं, PCS बहुत टफ आया, हिस्ट्री ज्योग्राफी गंदा था उसमें, बाकी टॉपिक एज इट इज क्लास की लाइन से बन जाएंगे। थोड़ा फ्री होऊंगा तो आगे कहीं वो पेपर डिस्कस करूंगा, कुछ PCS वाले बच्चे कह रहे थे, पर अभी थोड़ा टाइम मिले तब, अभी तो पूरा बिजी चल रहा है शेड्यूल। ठीक है चलो क्लास, कोई और क्वेश्चन, कोई और सवाल किसी का।
नोट्स वगैरह जिस तरह से आप चाह रहे थे उसी तरह से मिल जा रहा है, पीडीएफ में कोई दिक्कत तो नहीं। सेफ्टी बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं रविंदर, 2 क्लासें हो गई हैं, हार्डली 2 से 3 क्लास और लगेगी। जो मैंने बताया था 1 वीक के अंदर सेफ्टी मेंटेनेंस 2 टॉपिक खत्म हो जाएंगे, और तब तक 2 दिन बाद थर्मो भी स्टार्ट हो जाएगा आपका। 2 दिन बाद थर्मो, फिर 1-2 दिन बाद एनर्जी कन्वर्जन। जल्दी जल्दी टॉपिक निपटेंगे, चिंता नहीं करो, छोटे टॉपिक पहले करा दूंगा। ठीक है क्लास, थैंक यू, गुड नाइट। यूपी पीसीएस वाला डिस्कस करूंगा, थोड़ा टाइम मिलने तो हो रही हो, मैं अपने आप करा दूंगा उसको। अभी फिलहाल क्या कर सकते हो, पेपर में जो डाउट हो वो पूछ लो, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो वो पूछ लेना, यूपी पीसीएस वगैरह में कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है वो पूछ लीजिएगा। मेन तो यही जानना है ना सर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, मैं लगा के आया हूँ, मैं आंसर कर दूंगा भैया, आंसर होगा। ठीक है क्लास।